हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत मज़े में होगे, आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। गाइस देखो, आप लोग का एग्ज़ाम का लास्ट का 10 डेज बचा है, ठीक है। एंड लास्ट के 10 डेज में ना सब कुछ एक साथ रिवाइज कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो लोग दो ग्रुप दे रहे होंगे उन लोग के पास तो बिल्कुल भी टाइम नहीं होगा, ठीक है, वो लोग बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड होंगे। लेकिन जो एक ग्रुप भी दे रहा है उसने ऑलरेडी अपनी चीज़ें को प्लान करके रखा होगा। एंड पूरा 100% सिलेबस इस टाइम पे कर पाना रिवाइज थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, जो अपन ने 20 टोटल इनकम के क्वेश्चन सॉल्व करे थे, ठीक है, वो क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त मैंने आपको हर क्वेश्चन में जो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थे, राइट, वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स मार्क करवाए थे, ठीक है। तो आज अपन क्या करने वाले हैं, आज अपन वो 20 के 20 क्वेश्चंस में जो वो इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स है ना, जहां पे इंस्टीट्यूट ने आउट ऑफ द बॉक्स एडजस्टमेंट बनाया था, या जो हर अटेम्प्ट में एक आध दो एडजस्टमेंट्स होते हैं टोटल इनकम के जो थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं या आपको परेशान करते हैं, वो सारे एडजस्टमेंट्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, इट विल बी रफली 40-45 मिनट्स वीडियो, ठीक है। अपन इसको बहुत जल्दी रैप अप करने की कोशिश करेंगे। मैं आपके साथ पूरा क्वेश्चन रीड नहीं करूंगा, मैं आपके साथ सिर्फ और सिर्फ वो एडजस्टमेंट रीड करूंगा और उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो रीड करूंगा। वो रीड करके उसका एग्जैक्टली क्या ट्रीटमेंट होता है और कहाँ आप मिस्टेक कर सकते हो, ठीक है, वो पॉइंट्स मैं इंडिकेट करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। लास्ट के टाइम पे अगर आप ये वीडियो भी देख के चले जाते हो, इसके अलावा मेरी पीजीपी एडजस्टमेंट शीट पढ़ के चले जाते हो, आपका टोटल इनकम में कोई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा, ठीक है। एंड ट्रस्ट मी गाइस, जब जब भी मैं ये बोलता हूँ ना, आई से इट विथ लॉट ऑफ कन्विक्शन कि अगर आपने अपना टोटल इनकम का क्वेश्चन संभाल लिया, आपको टैक्स में एग्जिबिशन लाने से कोई भी नहीं रोक पाएगा, ठीक है। क्योंकि जनरली क्या होता है, वो एक क्वेश्चन होता है जो आपकी लंका लगाता है, अगर आपने वो संभाल लिया ना, आपको आराम से एग्जिबिशन आ जाएगा, ठीक है गाइस। तो विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट अपन फटाफट से अपना आज का ये सेशन चालू करेंगे, राइट। आपको क्या करना है, चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना है ताकि आप सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। उसके अलावा सर, आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद वीडियो को लाइक करना है, ठीक है। वीडियो पे कमेंट करना है कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा। ऑल्सो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है, ठीक है। इसका जो फाइल मैं यूज़ करने वाला हूँ ना, ये फाइल ऑलरेडी आप लोगों के पास होगी, ठीक है। ये मतलब अगर आपने टोटल इनकम का क्वेश्चन वीडियो देखा था तो ये फाइल आपके पास ऑलरेडी होगी, और अगर नहीं होगी तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अटैच कर दूंगा, ठीक है गाइस। तो चलो विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल मोमेंट अपन आज का ये सेशन चालू करते हैं। देखो सर, क्वेश्चन 1 में मैंने आपको बोला था कि जो एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, वो कौन सा इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है सर, एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पॉइंट नंबर ए। ध्यान से पढ़ो, क्या लिखा है, एज पर द रिस्ट्रक्चरिंग अग्रीमेंट विद द बैंक हैज कन्वर्टेड अनपेड इंटरेस्ट ऑफ 6 लाख रुपीज इंटू अ न्यू लोन अकाउंट, ठीक है, रीपेबल इन 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट वॉज पेड इन मार्च 2025। आपका कोई अनपेड लोन था, आपने बैंक के साथ एक रिस्ट्रक्चरिंग अग्रीमेंट करा और उस अनपेड लोन को आपने एक फ्रेश लोन में कन्वर्ट कर लिया, जो कि आप 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में पे करने वाले थे, ठीक है सर। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, और आपने पहला इंस्टॉलमेंट मार्च 2025 में पे भी कर दिया। वैभव क्लेम्ड द एंटायर इंटरेस्ट अमाउंट ऑफ 6 लाख एज एन एक्सपेंस वाइल कंप्यूटिंग हिज बिजनेस इनकम। तो वैभव भाई ने क्या किया, वैभव भाई ने अपनी बिजनेस इनकम कंप्यूट करते वक्त वो जो अनपेड इंटरेस्ट का अमाउंट था जिसको उन्होंने लोन में कन्वर्ट करा था, उस पूरे के पूरे अमाउंट को खर्चा समझ लिया और डेबिट मार दिया। गलत किया। क्या गलत किया सर, भैया अगर हम अनपेड इंटरेस्ट को कन्वर्ट कर देते हैं लोन में तो इसका ये मतलब नहीं है कि हमने इंटरेस्ट को पे कर दिया है। सेक्शन 43B में बोला गया है कि अगर आपको इंटरेस्ट के खर्चे का डिडक्शन लेना है तो पेड बेसिस पे मिलता है। यहाँ आपने बस कन्वर्जन किया है, पे नहीं किया है, ठीक है सर। तो अगर आपने ऑलरेडी डेबिट कर रखा है ना, ठीक है, तो उस अमाउंट को आपको क्या करना पड़ेगा, 6 लाख रुपए को एड बैक करने पड़ेंगे, ठीक है। एंड आपने क्योंकि एक इंस्टॉलमेंट पे करा है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, माइनस कर सकते हो सर 6 lakhs डिवाइडेड बाय 20, ठीक है। ये जो अमाउंट आएगा दैट विल बी ऑफ 30,000, ये खर्चा आपको अलाउ हो जाएगा। तो इसका नेट इफेक्ट कितना होगा सर, इसका नेट इफेक्ट होगा 5,70,000 को आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। आओ देखो, मैं आपको इसको टैली भी करवा देता हूँ। इंस्टीट्यूट ने कहाँ पे किया है मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो सर, सबसे ये रहा 5,70,000 का, ठीक है। क्या किया इन्होंने,
फिर क्या भाई, ये देखो ये रहा 5,70,000। कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट इनटू लोन, ठीक है, कन्वर्जन ऑफ अनपेड इंटरेस्ट इनटू लोन शैल नॉट बी कंस्ट्रूड एज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 43B। द अमाउंट ऑफ अनपेड इंटरेस्ट सो कन्वर्टेड शैल बी अलाउड एज डिडक्शन ओनली इन द ईयर इन विच द कन्वर्टेड लोन अमाउंट इज एक्चुअली पेड अकॉर्डिंगली। क्योंकि 24-25 में आपने एक इंस्टॉलमेंट पे कर दिए तो 30,000 का आपको डिडक्शन मिल जाएगा, 6 लाख ऐड करने थे, 5,70,000 का एक इफेक्ट आएगा। इसके अलावा जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट था वो ये वाला था कि भैया ने कंट्रीब्यूट करें 50,000 रुपए टुवर्ड्स द टियर 1 अकाउंट ऑफ एनपीएस, ठीक है, एनपीएस के टियर 1 अकाउंट में इन्होंने 50,000 का कंट्रीब्यूशन करा है। फर्दर ही हैज़ इन्वेस्टेड इन द 5 ईयर टर्म डिपॉजिट्स ऑफ 1.5 लाख रुपए। अब यहाँ पे पता है कि क्या होने वाला है, यहाँ पे आपको जो ये टियर 1 का डिपॉजिट का आपने खर्चा किया है, आप सोच रहे होगे कि मुझे ये टियर 1 का जो डिडक्शन है ये कहाँ पे मिल जाएगा, 80C में मिल जाएगा। तो गाइस 80C में आपको टियर 2 में अगर आप कंट्रीब्यूशन करते हो ना उसका डिडक्शन मिलता है, ठीक है सर। तो ये जो 50,000 रुपये का डिडक्शन है जिसका आप सोच रहे हो कि मैं ये टियर 1 में कंट्रीब्यूशन करने के वजह से 80C में डिडक्शन लूँगा, तो 80C में नहीं मिलेगा आपको। आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, आपको मिलेगा 80CCD CCD 1B में, ठीक है, CCD 1B में मिलेगा आपको, वहाँ पे डिडक्शन मिलेगा। इसके अलावा ये जो 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन अमाउंट है ये आपको मिल जाएगा 80C में, ठीक है ना सर, ये आपको मिल जाएगा 80C में 1.5 लाख रुपए का जो 5 ईयर टर्म डिपॉजिट में आपने पैसा डाला है। ये एक अच्छा एडजस्टमेंट था। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, कहाँ गया वो, इधर है, ये देखो ये रहा 80CC, ये 5 ईयर टर्म डिपॉजिट 1.5 लाख यहाँ पे, और CCD 1B में आपको मिल जाएगा 50,000 रुपये का, ठीक है सर। आपको C में नहीं मिलेगा, C में एक पॉइंट आता है वो टियर 2 का होता है ना कि टियर 1 का, ठीक है। तो और कोई इसमें खास एडजस्टमेंट थे क्या, हाँ एक बार इधर आओ, इसमें एक और एक एडजस्टमेंट अच्छा था वो भी एक बार कवर अप कर लेते अपन। ये वाला एडजस्टमेंट था, देखो वेबर हैड स्कल्पचर्स इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल एसेट्स एक्वायर्ड इन जनवरी 2015 फॉर 1,80,000 रुपए। लेटर ऑन इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 ही स्टार्टेड द स्कल्पचर बिजनेस एंड कन्वर्टेड दिस कैपिटल एसेट्स इनटू स्टॉक इन ट्रेड फॉर हिज बिजनेस, ठीक है। इसके पास कोई स्कल्पचर्स थे जो कि एक कैपिटल एसेट होता है। 23-24 में इसने खरीदा था 1 लाख नहीं, जनवरी 2015 में खरीदा था 1,80,000 में। 23-24 के साल में इसने अपने स्कल्पचर्स को कन्वर्ट कर दिया था इनटू स्टॉक इन ट्रेड, अपने बिजनेस का पार्ट बना लिया था, ठीक है। जिस दिन कन्वर्ट करा था उस दिन फेयर मार्केट वैल्यू 3,50,000 की दी हुई थी, ठीक है। तो मतलब मेरे लिए कैपिटल गेन आएगा क्योंकि मैंने मेरे कैपिटल एसेट को कन्वर्ट करा है स्टॉक इन ट्रेड में, विच इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफर राइट ऑफ द कैपिटल एसेट। तो वहाँ पे मेरे लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन विल बी FMV एज ऑन द रेट ऑफ कन्वर्जन, राइट, और ये मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, परफेक्ट है सर। अब टैक्सेबिलिटी कब आती है, जब अपन ने वो कन्वर्टेड स्टॉक इन ट्रेड को बेचा है, ठीक है, और वो जो कन्वर्टेड स्टॉक इन ट्रेड है उसके लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन भी है 3.5 लाख रुपए ही होगा, ठीक है। आगे इन्होंने क्या बोला है, सब्सिक्वेंटली ही सोल्ड द स्टॉक इन ट्रेड ऑन 10 जून 2024 फॉर 5 लाख रुपीज। तो ये मेरी बिजनेस इनकम के लिए काम आएगा, ठीक है, और मेरी टैक्सेबिलिटी भी जो कैपिटल गेन की आएगी वो 10 जून 2024 को आएगी, परफेक्ट। नो एंट्री हैज़ बीन मेड इन द बुक्स फॉर द कन्वर्जन एंड सेल ऑफ कन्वर्टेड स्कल्पचर्स। तो अपन अभी कर देते हैं भैया। देखो सबसे सिंपल है यहाँ पे PGBP की इनकम निकालना। PGBP की इनकम कैसे आएगी सर, आपने जो कन्वर्टेड स्टॉक इन ट्रेड है उसको 5 लाख रुपए में बेचा था और जब इसको कन्वर्ट करा था अपने स्कल्पचर को उस दिन पे FMV कितनी थी, 3.5 लाख रुपए की। तो ये आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया। दिस विल गिव यू अ PGBP इनकम ऑफ 1.5 लाख रुपए। अलॉन्ग विद दैट आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा। कितना आएगा सर, हमने आपको भी बताया कि आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ऑन द डेट ऑफ ट्रांसफर कितना होगा सर, 3.5 लाख रुपए का होगा। माइनस करेंगे सर अपन, क्या माइनस करेंगे सर, देखो 23 जुलाई 2024 के पहले आपका स्टॉक इन ट्रेड बिक रहा है, ठीक है, और आपने जो कन्वर्जन किया है वो तो और भी पहले किया है, तो यहाँ पे तो अपन लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट पे इंडेक्सेशन लगा के लेंगे, बराबर है सर। तो मेरा जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आएगा वो कितना आएगा, 1,80,000, ठीक है। मल्टीप्लाई तो मैं करूँगा कौन से साल के, डिवाइड तो मैं कौन से साल के इंडेक्स से करूँगा, जिस साल में उसको खरीदा था, 14-15 में। ये देखो 14-15 के हिसाब से मेरे को 240 रुपये का इंडेक्स दे रखा है, इससे मैं डिवीजन में डालूंगा और मल्टीप्लिकेशन में मैं कौन से इंडेक्स को डालूंगा सर, आप 10 जून 2024 को बेच रहे हो तो 24-25 के हिसाब से 363 आएगा क्या, नहीं, दिस इज द स्पेशल पॉइंट, यहाँ पे 348 आएगा,
क्या आएगा सर? 348 आएगा, क्योंकि इंडेक्स अपन उस साल का लेंगे जिस साल में अपन ने कन्वर्जन किया है। कन्वर्जन करने के बाद अपना कैपिटल एसेट एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट सर? तो अपन उस साल का इंडेक्स लेंगे। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ऐड करने की बात कर रहे थे ना अपन, ये देखो ये रहा पहला अपना बिजनेस इनकम, स्टॉक इन ट्रेड जो ने कन्वर्ट करा था कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में और उसको बेचा था, 5 लाख माइनस 3.5 लाख, 1.5 लाख का ये अमाउंट। और उसके बाद कैपिटल गेन में क्या आएगा सर? अपना सेल कंसिडरेशन जो था, ठीक है, वो 3.5 लाख का रहेगा, बराबर है। और इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन विल बी 1,80,000 डिवाइड बाई 240 मल्टीप्लाई 348, ठीक है, 89,000 का आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, बराबर है क्या सर? तो ये हो गया आपका पहले क्वेश्चन के स्पेशल पॉइंट्स। अब आ जाओ आप लोग फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या खास पॉइंट है? पहला पॉइंट देखो, ड्यूरिंग द ईयर शोभित ने परचेस करा था प्लांट एंड मशीनरी फॉर 55 लाख रुपीज फॉर विच ही टुक अ लोन फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक, ठीक है। डेट ऑफ लोन था 1 मई 2024 का, रेट ऑफ इंटरेस्ट था 11% का। एसेट वॉज एक्वायर्ड ऑन 1 जुलाई 2024 एंड वॉज पुट टू यूज ऑन 1 सितंबर 2024। अब सबसे इंपॉर्टेंट पता है कि क्या है यहाँ पे? पहला डेट किस दिन आपने लोन लिया, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है। दूसरा डेट आपने अपने एसेट को पुट टू यूज कब करा, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है सर। आगे बोल रहा है द एंटायर इंटरेस्ट अमाउंट इज डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, धोखा हुआ है, ठीक है। इंस्टीट्यूट गेम ले रहा है आपका। क्या बोल रहा है? आपने एक प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, कैपिटल एसेट खरीदा जिसपे आपको डेप्रिसिएशन मिलता है, वो एसेट को खरीदने के लिए लोन लिया, और अपने को ये चीज़ क्लियरली पता है कि जब कभी भी अपन लोन लेते हैं कैपिटल एसेट परचेस करने के लिए, तो अप टिल द कैपिटल एसेट हैज बीन पुट टू यूज, जो इंटरेस्ट अमाउंट होता है वो कॉस्ट ऑफ द एसेट में ऐड होता है, कैपिटलाइज होता है, राइट। अपन ने पूरा का पूरा इंटरेस्ट का अमाउंट क्या कर दिया? डेबिट कर दिया। गलत किया, ठीक है, बिल्कुल गलत किया। तो अपन ना एक खर्चे को, इंटरेस्ट के खर्चे को, ठीक है, अप टू द डेट द एसेट हैज बीन पुट टू यूज ऐड बैक करना पड़ेगा, क्योंकि वो कैपिटलाइज होगा, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे सर? मैंने लोन लिया था 1 मई 2024 को और एसेट पुट टू यूज 1 सितंबर को हुआ है, तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, 4 महीने, ठीक है। 55 लाख का लोन अमाउंट, उस पर 11% की रेट से इंटरेस्ट फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। ये कितना अमाउंट आएगा सर? ये कितना आएगा? ये देखो सर, 55 लाख 11% 4/12, ठीक है, 2,01,667 रुपये का ये अमाउंट है। ये खर्चा आपको अलाउ नहीं होता, इस खर्चे को आपको कैपिटलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। तो 2,01,667 के पैसे को आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, ये पीएनएल में डेबिट नहीं होगा। हाँ, ये जो खर्चा है, ये खर्चा आपको आपके कैपिटल एसेट में कैपिटलाइज करने मिलेगा, जिस पर डेप्रिसिएशन जरूर मिलेगा, ठीक है सर। तो अब अपन ने कोई नया प्लांट एंड मशीनरी अगर खरीदा है, ठीक है, तो उस पर तो अपने को एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है, कंसिडरिंग द फैक्ट कि अपन ने कंप्यूट करना है शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम। अगर अपन शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम है तब तो अपने को एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलता है। तो यहाँ पे मेरा डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना आएगा सर? देखो, सबसे पहले 55 लाख प्लस 2,01,667, ये अमाउंट मेरा टोटल है। इस पे मेरे को डेप्रिसिएशन नॉर्मल रेट से मिलेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने वो मोर देन 180 डेज के लिए पुट टू यूज़ किया है, तो 15%, एंड अलॉन्ग विद दैट एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा एट द रेट 20%, ठीक है सर। ये एक स्पेशल पॉइंट है, ठीक है। आ जाओ, अब पुट टू यूज़ 180 डेज के लिए किया है, ज़्यादा के लिए किया है, कैसे पता चल रहा है? ये वाली डेट्स है, ठीक है। आपका जो एसेट है इट हैज़ बीन पुट टू यूज़ फॉर मोर देन 180 डेज, ये यहाँ से मुझे पता चल रहा है, परफेक्ट है। इसके बाद अगले पॉइंट पे आओ। अगला पॉइंट कौन सा पॉइंट है? सेकंड वाला पॉइंट है और फोर्थ वाला पॉइंट, थर्ड और फोर्थ है, ठीक है। देखो, शोभित ने परचेस करे थे रॉ मटेरियल फ्रॉम मेसर्स कमल एंड सन्स, जो कि एक माइक्रो एंटरप्राइज है, एंड मिसर्स हितेश एंड सन्स, जो कि एक मीडियम एंटरप्राइज है, ठीक है सर। अच्छा, मैं आपको एक बार डेप्रिसिएशन का भी पॉइंट क्रॉस चेक करवाऊँ क्या? देखो जरा, कहाँ गया पॉइंट, कहाँ गया? ये रहा, देखो, 55 लाख प्लस 2,01,667 का 15% ये अमाउंट, और एडिशनल डेप्रिसिएशन उसी पे 20%, ठीक है। चलो अगले पॉइंट पे आओ। अगला पॉइंट क्या बोल रहा है सर? अगला पॉइंट बोल रहा है कि भैया शोभित जो है उसने रॉ मटेरियल परचेस करा था कमल एंड सन्स, जो कि एक माइक्रो एंटरप्राइजेस है, और मेसर्स हितेश एंड सन्स, जो कि एक मीडियम एंटरप्राइजेस है, 51,000 और 75,000 रुपये में रिस्पेक्टिवली, ऑन 15 मार्च 2025, मतलब 24-25 में खरीदा था। रिटन एग्रीमेंट के हिसाब से दोनों को पेमेंट हो जाना चाहिए था बाय 10 अप्रैल, ठीक है। पेमेंट हैज़ टू बी मेड बाय 10 अप्रैल।
बट शोभित ने क्या किया, पेमेंट किया कमल एंड सन्स को 9th ऑफ अप्रैल को, एंड हितेश एंड सन्स को पेमेंट किया 15th ऑफ अप्रैल को, 15th ऑफ नवंबर को। ठीक है सर, देखो कमल एंड सन्स जो है ना वो आपका एक माइक्रो एंटरप्राइज है। कौन सा एंटरप्राइज है सर? माइक्रो एंटरप्राइज है। अब माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस पे ना आपका सेक्शन 43B अप्लाई होता है। ठीक है, और वो क्या बोलता है कि विद इन द टाइम लिमिट पेमेंट कर देना, या तो एज पर द रिटर्न अग्रीमेंट कर दो जिसमें नंबर ऑफ डेज मैक्सिमम 45 होंगे, और अगर अग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर अंदर पेमेंट होना चाहिए। अपन ने 15 मार्च को खरीदा था और अपन पेमेंट 10th ऑफ अप्रैल को कर रहे हैं, तो मतलब 45 डेज के तो विद इन ही है। ठीक है, और अपन ने पेमेंट कब करा? कमल एंड सन्स जो कि एक माइक्रो एंटरप्राइजेस है उसको तो सर मैंने पेमेंट भी विद इन द टाइम लिमिट कर दिया, 9th ऑफ अप्रैल को कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, कमल एंड सन्स वाला जो खर्चा है ना वो तो अलाउ हो जाएगा, उसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो मैं ये रेड से करता हूँ, कमल एंड सन्स जो कि एक माइक्रो एंटरप्राइजेस है, इसको आपने 51,000 रुपीज़ का जो पेमेंट किया है वो विद इन द टाइम लिमिट किया है। क्योंकि विद इन द टाइम लिमिट किया है तो ये वाला खर्चा तो आपको अलाउड होगा, और आपने क्योंकि ऑलरेडी डेबिट किया है तो एड बैक करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप दूसरे की बात करो, ये जो हितेश एंड सन्स है, अब ये जो हितेश एंड सन्स है ना सर, इससे आपने, ये एक मीडियम एंटरप्राइज है। ठीक है, हितेश एंड सन्स जो कि एक मीडियम एंटरप्राइज है, इससे भी आपने सामान खरीदा था, बट इसको आपने पेमेंट पता है क्या कब किया? 15th ऑफ नवंबर को किया। गलत किया ना बॉस, गलत किया। आप तो टाइम लिमिट की बात कर रहे हो, तो अकॉर्डिंगली आपका खर्चा तो क्या होना चाहिए? डिसअलाउ होना चाहिए। कंसिडरिंग द फैक्ट कि मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं तो अक्रूवल बेसिस पे खर्चा अलाउ हो जाता है। ठीक है, ऑल्दो पेमेंट 25-26 में हो रहा है, बट सर हम अक्रूवल बेसिस पे खर्चे को डेबिट मार सकते हैं। बट आपने तो गलत मार दिया ना डेबिट, पेमेंट आप आफ्टर द टाइम लिमिट कर रहे हो, गलत। यहाँ पे क्या होता है सर, ये मीडियम एंटरप्राइज है, और क्योंकि ये मीडियम एंटरप्राइज है तो उस पर सेक्शन 43B अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो ये वाला खर्चा आपको अक्रूवल बेसिस पे अलाउ हो जाएगा। ठीक है, ये वाला खर्चा भी आपको अलाउ हो जाएगा, सिंस 43B अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, मीडियम एंटरप्राइजेस पे 43B अप्लाई नहीं होता। परफेक्ट सर, इसके बाद वाले पॉइंट पे आओ। ही कॉन्ट्रीब्यूटेड, देखो इसका मैं आपको अगर ट्रीटमेंट बताऊं, इंस्टीट्यूट ने क्या करा है, ये देखो सर, कमल एंड सन्स को पेमेंट करा था। ठीक है, इट इज अलाउएबल सिंस द पेमेंट वाज मेड टू द माइक्रो एंटरप्राइजेस एंड द सेम वाज विद इन द टाइम स्पेसिफाइड विद रिटन इन द रिटन अग्रीमेंट विच इज विद इन 45 डेज। ठीक है, तो एड बैक करने का जरूरत नहीं है। और हितेश एंड सन्स वाला जो खर्चा, इट इज अलाउएबल क्योंकि सेक्शन 43B मैंडेट्स द अलाउएबिलिटी ऑफ एक्सपेंडिचर ऑन एक्चुअल पेमेंट बेसिस इज नॉट एप्लीकेबल ऑन मीडियम एंटरप्राइजेस। ठीक है, और ये मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करता है, तो ये वाला खर्चा भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इन्होंने 20% कंट्रीब्यूशन करा है बेसिक सैलरी का टू द अकाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय अंडर अ पेंशन स्कीम रेफर्ड टू इन सेक्शन 80 CCD which is debited to the profit and loss account. Basic salary of the employees aggregate to 10 lakh and the DA is 40% of the basic salary, जो कि पूरा का पूरा forms part of retirement benefits. ठीक है, बेसिक सैलरी का 20% का कंट्रीब्यूशन करके बैठे हो महाराज, और तुमने पूरे के पूरे खर्चे को क्या करा है? डेबिट कर रखा है ना? पूरे के पूरे खर्चे को तुमने डेबिट कर रखा है, गलत किया है। तुमको सेक्शन 36 के हिसाब से जब कभी भी एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के इसमें कंट्रीब्यूशन करता है ना, इसमें कौन से फंड में, एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम वाले फंड में कंट्रीब्यूशन करता है ना, तो उसको एक लिमिट तक का, मतलब 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स का खर्चा अलाउड होता है। ठीक है, तो आप तो ज़्यादा खर्चा लेके बैठे हो, तो आपको ना एक सर्टन अमाउंट को ऐड बैक करना पड़ेगा। वो अमाउंट क्या है सर? देखो, आपने कंट्रीब्यूशन किया है 20% ऑफ बेसिक सैलरी, जो कि दी हुई है 10 लाख रुपीज़। ठीक है, ये खर्चा आपने पूरा डेबिट मार रखा है। ठीक है, अब सुनो, आपको मैक्सिमम खर्चा कितना अलाउड होता है? 14% ऑफ बेसिक सैलरी 10 लाख्स प्लस 40% का जो DA इन टर्म्स है, ठीक है, 4 लाख्स, तो ये इतना अलाउड होता है। तो अकॉर्डिंगली 2 लाख में से 1,96,000 का, मतलब 2 लाख का आपने डेबिट मारा है, बट 1,96,000 आपको अलाउड होना चाहिए था, तो आपको 4,000 रुपये को एड बैक करना पड़ेगा। ठीक है सर, ये ऐसा पॉइंट है ना, ये है सिंपल, आपको भी सिंपल लग रहा है, बट ये बहुत बार इंस्टीट्यूट पूछता है। ठीक है, ये पॉइंट में अक्सर गड़बड़ हो जाती है, ये पॉइंट मैंने आपको करवा दिया। देखो 4,000 रुपये, ये रहा 2 लाख, 20% ऑफ 10 लाख जो आपने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया था, और जितना अलाउड होता है 10 लाख प्लस बेसिक सैलरी प्लस DA इन टर्म्स, ठीक है, उसका 14%, 4,000 रुपये का एक्स्ट्रा आपने डेबिट मार रखा था, उसको मैंने आपको एड बैक करवाया। ठीक है सर, उसके बाद इसी क्वेश्चन में आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आओ और पढ़ो ज़रा पहला पॉइंट,
मिस्टर शोभित ने परचेज करा था न्यू कंप्यूटर ऑन 31 अगस्त 2024 एंड वाज पुट टू यूज ऑन द सेम डे। उसी दिन पुट टू यूज भी कर दिया था इन हिज ऑफिस। द पेमेंट वॉज मेड एज अंडर 28,000 पेड इन कैश एंड 25,000 वॉज पेड बाय अकाउंट पे चेक। अब प्रॉब्लम पता है कि क्या है यहाँ पे प्रॉब्लम है कि आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा कर दिया कैश में। वो खर्चा आपको अलाउड होता नहीं है, अकॉर्डिंगली उस पर आपको डेप्रीसिएशन भी नहीं मिलेगा। आपने पुट टू यूज़ कब करा था? 31 अगस्त को किया था। इसका मतलब पुट टू यूज़ आपने 180 डेज से ज़्यादा के लिए किया है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पे डेप्रीसिएशन बैठेगा ना, वो पता है कि कितने का बैठेगा आपका? यहाँ पे डेप्रीसिएशन, एक तो कंप्यूटर है, ठीक है, तो डेप्रीसिएशन आपको 40% की रेट से मिलेगा तो सही, बस किस अमाउंट पे मिलेगा वो इंपॉर्टेंट है सर। वो सिर्फ और सिर्फ 25,000 के अमाउंट पे मिलेगा, 28,000 के अमाउंट पे नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने 10,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा कैश में किया है, ठीक है। उसके बाद आप आओ पॉइंट नंबर सी पे। पॉइंट नंबर सी क्या बोल रहा है? 50,000 रुपये लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम के लिए, ठीक है, पे किए थे, विच वॉज टेकन ऑन द लाइफ ऑफ हिज फादर हु इज डिपेंडेंट ऑन हिम। द सम अश्योर्ड इज 8 लाख एंड द पॉलिसी वॉज टेकन, ठीक है, ऑन 1 अप्रैल। अब मेरे भाई ध्यान से सुनो, यहाँ पे आपने मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है। और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो खर्चा है ना, उसका आपको खर्चा तो अलाउ नहीं होता, डिडक्शन मिलता है 80C में। बट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि वो किसके लिए मिलता है? तो सर जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हो ना, उसका जो आपको खर्चा है वो मिलता है सिर्फ सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए। डिपेंडेंट पेरेंट्स या इंडिपेंडेंट पेरेंट्स के लिए नहीं मिलता, वो मेडिक्लेम इंश्योरेंस पॉलिसी में है, ठीक है सर। तो ये वाला खर्चे का डिडक्शन जो है आपको 80C में नहीं मिलेगा, बिकॉज आपने अपने फादर के लाइफ पे लिया है, ठीक है, फादर के लिए लिया है, इसीलिए इस चीज़ का जो डिडक्शन है वो आपको 80C में नहीं मिलेगा। परफेक्ट है सर। चलो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है पॉइंट नंबर एफ। Shobit had sold house on 30th March 2022 and deposited the long-term capital gains of 25 lakh in the capital gain account scheme by the due date of return filing of income for that year। 25 मतलब 21-22 के साल में इसने कोई अपना घर बेचा था, उससे उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ था, जिसको इसने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में बिफोर द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग डिपॉजिट करवा दिया था और एग्जेम्पशन क्लेम कर लिया था। बहुत बढ़िया किया। बट उसका एक कंडीशन है कि 3 साल के अंदर फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर जब आपने डिपॉजिट करा है ना, उसके 3 साल के अंदर अंदर ना आपका वो पैसा यूटिलाइज हो जाना चाहिए उस पर्पस के लिए, मतलब रेसिडेंशियल हाउस को खरीदने के लिए, और नहीं तो फिर एक्सपायरी ऑन 3 years पे वो पैसा टैक्सेबल होता है, ठीक है। ऑन 1 जुलाई ही सोल्ड अनदर हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, इन विच ही डिसाइडेड फॉर 1 करोड़। इसने 24-25 के साल में एक और एक प्रॉपर्टी बेची 1 करोड़ रुपए में। ही अर्नड अ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑफ 50 लाख ऑन द सेल ऑफ द प्रॉपर्टी। भाई तूने 1 जुलाई 2024 को बेची है, मतलब खरीदी भी 23 जुलाई 2024 के पहले, बेची भी 23 जुलाई 2024 के पहले, तो 20% विद इंडेक्सेशन लेना मेरे भाई, ठीक है। 1 करोड़ में बेची और आपका इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो है वो आपको दिया हुआ है 60 लाख रुपए का, मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 40 लाख का हुआ। परफेक्ट। 5 जनवरी को ही विड्रू द होल मनी आउट ऑफ हिज कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम। जो 25 लाख रुपए कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में इसने पहले डिपॉजिट करे थे वो ये अब निकाल रहा है, ठीक है, और 60 लाख रुपए इन्वेस्ट करता है ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हाउस इन मुंबई एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज कंप्लीटेड ऑन 23 मार्च 2025। अब सुनो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपने 25 लाख रुपए आपके पास कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में ऑलरेडी पड़े थे, बराबर है, जिसका आप एग्जेम्पशन ले चुके थे। बस अब ये बात थी कि आपको उसको एक हाउस प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना था 3 साल के अंदर, ठीक है। अभी अपन तीसरे साल में है और तीसरे साल में अपने को लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है विद इंडेक्सेशन 40 लाख का। अब अपन क्या कर रहे हैं, 60 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एक नए घर में, जिसके लिए अपन ने 25 लाख तो वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जो पड़े हुए पैसे हैं वो यूटिलाइज करें। बचे हुए 35 लाख रुपए कहाँ से आए? ये जो 40 लाख का गेन हुआ है वहां से आए, ठीक है सर। तो यहाँ पे पता है कि क्या होगा, यहाँ पे आपका इस साल में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 24-25 में आएगा ना, दैट विल बी ऑफ 40 lakhs, जिसमें से आपको एग्जेम्पशन अमाउंट मिलेगा 35 लाख का, और पूरी कहानी उसकी है, ठीक है, पूरी कहानी उसकी है। आपका सर चकरा सकता है, बट ये देखो एक बार सिंपल पॉइंट था। आपने 1 करोड़ में वो फ्लैट बेचा, इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आपका 60 लाख का था, 40 लाख का आपको गेन हुआ। अब आप 60 लाख रुपए एक फ्लैट में डाल रहे हो तो आप गड़बड़ करोगे कि 40 लाख का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट कर लोगे, बट बेवकूफ़ आदमी ये भूल मत जाना कि वो 60 लाख में से 25 लाख तो ऑलरेडी आप एग्जेम्पशन ले चुके हो मार्च 2022 में, जो आपने कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डाले थे, और अब तो वो पैसा वहीं यूटिलाइज हो रहा है जहाँ वो होना चाहिए था,
ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, सिंस 35 लाख इज इन्वेस्टेड, कैसे सर, कैपिटल गेन ऑफ 25 लाख इन द कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम इज नॉट टैक्सेबल इन 24-25 सिंस द सेम इज विड्रॉन एंड इन्वेस्टेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस विद इन द स्टिपुलेटेड लिमिट, द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 35 लाख इन्वेस्टेड इन द कैपिटल कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस इज एलिजिबल फॉर एग्जेम्पशन अंडर 54। ठीक है, तो ये 35 लाख का अमाउंट वहां से आया। ठीक है, तो एक ये पॉइंट था। मैंने आपको बोला था 80C में वो पापा के लिए आपने इंश्योरेंस लिया है, ठीक है, तो वो आएगा नहीं। और एक पॉइंट मैंने आपको कौन सा बताया था, ये देखो मशीन वाला पॉइंट, कंप्यूटर वाला पॉइंट, 25,000 पे ही आपको 40% की रेट से डिप्रिसिएशन मिलेगा, क्योंकि 28,000 का पेमेंट आपने एक दिन में एक इंसान को 10,000 रुपये से ज़्यादा का कैश में किया था, तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। ठीक है सर, ये होता है अपना दूसरा क्वेश्चन भी खत्म। आ जाओ फटाफट से तीसरे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे। क्या है तीसरे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ है भी कि नहीं? हाँ, यहाँ पे तीसरे क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में है, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द फिनिश्ड गुड्स वर अंडर वैल्यूड बाय 10%। आपने अपने ओपनिंग स्टॉक को और क्लोजिंग स्टॉक को फिनिश्ड गुड्स के 10% से अंडर वैल्यू कर रखा था, और आपका ओपनिंग स्टॉक 14,15,000 दिख रहा, 50,000 दिख रहा था, और क्लोजिंग स्टॉक 15,58,000 का दिख रहा था। ठीक है, आपने ऑलरेडी ये अंडर वैल्यूड अमाउंट है, मतलब ये 90% पे रिपोर्टेड अमाउंट है। आपको जो अंडर वैल्यूएशन करा है ना, वो नहीं करना चाहिए था। ओपनिंग स्टॉक को अंडर वैल्यू कर दिया, उसके वजह से आपका नेट प्रॉफिट का अमाउंट बढ़ गया, बराबर है, तो आपको वो अंडर वैल्यूड अमाउंट को माइनस करना पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक को आपने अंडर वैल्यू करा, जिसके वजह से आपका नेट प्रॉफिट का अमाउंट घट गया, तो अब आपको उसको सही अमाउंट पे पहुंचाने के लिए अंडर वैल्यूड क्लोजिंग स्टॉक के अमाउंट को बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है सर, तो अपन क्या करेंगे, देखो ओपनिंग स्टॉक का जो अंडर वैल्यूएशन था उसका अपन क्या करेंगे, कितना अमाउंट ऐड माइनस करना पड़ेगा अपने को। देखो 14,50,000 पे मैंने वो अमाउंट दिखाया है एट द रेट 90%, तो उसका 100% निकालो और मल्टीप्लाई कर दो उसका 10%। दिस विल गिव यू एन अमाउंट ऑफ 1,61,111 रुपये। और जो क्लोजिंग स्टॉक का आपने अंडर वैल्यूएशन करके आप बैठे हो, उसका आपको इफेक्ट देना है ऐड करके। तो आप कैसे दोगे, 15,58,000 का अमाउंट है, उसको आप 100% पे लेके जाओ, ठीक है, और उसका 10% अमाउंट कैलकुलेट करो। दिस विल गिव यू 1,73,111 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपको प्लस माइनस करना है, राइट। आप इसका नेट इफेक्ट देके 12,000 रुपये ऐड भी कर सकते हो। ठीक है, इस क्वेश्चन का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपका सर फिफ्थ वाला पॉइंट। ये क्या बोल रहा है, एन एसेट वॉज परचेस्ड फॉर 6 लाख रुपीज़, बराबर है, on 23rd July 2021 for conducting scientific research, and deduction was claimed under section 35 of the Income Tax Act 1965. This asset was sold on 5th of September 2024 for a consideration of 4 लाख रुपए। आपने साइंटिफिक रिसर्च के लिए एक एसेट खरीदा था 6 लाख रुपए पे, उसका आपने सेक्शन 35 में 21-22 के साल में 100% डिडक्शन ले लिया था। अब आप उस एसेट को 24-25 के साल में बेच रहे हो, तो सर आपकी पीजीबीपी इनकम आएगी। पीजीबीपी इनकम कितनी आएगी मेरे भाई, पीजीबीपी इनकम आती है डिडक्शन अमाउंट, ठीक है, और डिडक्शन अमाउंट और आपने जितने रुपए में उसको आज की डेट में बेचे हो, 4 लाख रुपए और 6 लाख रुपए, विच एवर इज लोअर, तो आपका जो 4 लाख का अमाउंट है वो पीजीबीपी की इनकम दिखेगी। और सर 6 लाख में खरीद के 4 लाख में बेच रहे हो कैपिटल एसेट को, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस दिखेगा 2 लाख रुपए का। ठीक है सर, जिसको अगर आपके पास लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो उससे सेट ऑफ कर लेना, वरना आप अगले साल कैरी फॉरवर्ड कर लेना। ठीक है सर, उसके बाद एक और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था, और वो पॉइंट था ये वाला, ध्यान से सुनो। आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ऊपर पीएनएल अकाउंट में दिया है बैड डेट रिकवर्ड 3 लाख रुपए, बराबर है, बैड डेट रिकवर्ड 3 लाख रुपए दिया है, और नीचे देखो क्या लिखा है, ही रिसीव्ड 3 lakhs फ्रॉम अ डेटर विच वॉज रिटन एज बैड डेट, ठीक है, इन द ईयर 18-19 के साल में आपने एक बैड डेट रिकॉर्ड करी थी। अमाउंट ड्यू फ्रॉम द डेटर, जिस डेटर को आपने बैड डेट बुक करा था उसके अगेंस्ट आपको, मतलब उससे आपको 5 लाख रुपए आने थे, ठीक है, आउट ऑफ विच द टैक्स ऑफिसर हैड ओनली अलाउड 3 लाख का डिडक्शन एज द बैड डेट। मतलब आपकी डिसअलाउड बैड डेट कितनी थी सर, उस साल में जिस साल में 5 लाख रुपए का बैड डेट आप बुक करना चाह रहे थे, आपको असेसिंग ऑफिसर ने सिर्फ 3 लाख रुपए रिकॉर्ड करने दिया था, ठीक है, बैड डेट बुक करने दिया था। तो अभी भी आपका 2 लाख का बैड डेट अमाउंट ऐसा था कि जो कि आपने डिसअलाउड था, रिकॉर्ड नहीं किया था। तो आपको जब कभी भी बैड डेट की रिकवरी होती है ना, तो कितना अमाउंट टैक्सेबल होता है सर, द अमाउंट रिकवर्ड इन एक्सेस ऑफ द डिसअलाउड पोर्शन इज टैक्सेबल। आप बेवकूफ़ आदमी पूरा का पूरा 3 लाख क्रेडिट करके बैठे हो, जबकि आपका सिर्फ 1 लाख रुपए क्रेडिट होना बनता था। ठीक है, तो आपको 2 लाख रुपए माइनस करने पड़ेंगे, बराबर है क्या सर। 3 लाख का आपने क्रेडिट कर रखा है, राइट,
आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से सिर्फ आपका जो डिसअलाउड पोर्शन के ओवर एंड अबव जितनी रिकवरी होती है ना, उतना अमाउंट आपको टैक्सेबल होता है। ठीक है, एक सेकेंड रुको, यहाँ पे क्या होता है, टैक्सेबल अमाउंट कितना होता है सर, 3 लाख रिकवर हुए, ओवर एंड अबव द डिसअलाउड पोर्शन कितना है, 1 लाख। ठीक है, अब सिंस 3 lakhs क्रेडिटेड, देयरफॉर 2 लाख को आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, 2 लाख को आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। देखो मैं आपको इंस्टीट्यूट का ट्रीटमेंट बताता हूँ। लेस में इन्होंने कर रखा है 2 लाख रुपए बैड डेट रिकवर्ड, द एक्सेस अमाउंट रिकवर्ड, ठीक है, 3 लाख ओवर एंड अबव द अमाउंट ड्यू आफ्टर द बैड डेट अलाउंस 2 लाख विल बी टैक्सेबल एज द बिजनेस इनकम अंडर सेक्शन 41(4). ठीक है, तो ये 2 लाख आपको माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, 1 ही लाख टैक्सेबल होता है। उसके अलावा और यहाँ पे एक पॉइंट क्या था, देखो ये साइंटिफिक रिसर्च वाला पॉइंट था ना, किधर गया, वो भी तो ऐड करवाया था मैंने आपसे। पीजीपीपी की इनकम में ये देखो, ये रहा 4 लाख रुपए, 4 लाख और 6 लाख, विच एवर इज लोअर। ठीक है, परफेक्ट, ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट थे, ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। आ जाओ आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4, आरटीपी जैन 2025 का। गाइस ट्रस्ट में, जब आप ये पूरा वीडियो देखोगे ना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन, इसमें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सीधा पॉइंट नंबर 5 पे आओ। इंटरेस्ट ऑफ 1,20,000 पेड ऑन द लोन ऑफ 10 लाख फ्रॉम टेकन फ्रॉम एनबीएफसी। एनबीएफसी से 10 लाख का लोन लिया था, उस पर 1,20,000 का इंटरेस्ट पे किया था। आउट ऑफ द लोन अमाउंट ऑफ 2 लाख वॉज यूज फॉर द पर्सनल पर्पसेस एंड द बैलेंस वॉज यूज फॉर द बिजनेस पर्पसेस। भैया पर्सनल पर्पस के खर्चे आपको अलाउड नहीं होते। ठीक है, नो टीडीएस वॉज डिडक्टेड वाइल पेइंग द इंटरेस्ट। जब इंटरेस्ट पे कर रहे थे तो टीडीएस भी डिडक्ट नहीं करा था। एंड पूरे के पूरे 1,20,000 के अमाउंट को आपने क्या किया है, पीएनएल में डेबिट करके बैठे हो। तो देखो सर यहाँ पे क्या होगा, मैं आपको बताता हूँ। सर सबसे पहले तो आपको जो है ना, लोन 10 लाख में से 20% का जो लोन है, दैट इज 2 लाख रुपीज, वो आप पर्सनल पर्पस के लिए कर रहे हो। तो 1,20,000 का जो अमाउंट है, उसका 20% का खर्चा तो आपको अलाउड होता नहीं, क्योंकि वो पर्सनल पर्पस का है। तो 20% ऑफ इंटरेस्ट 1,20,000, दैट इज 24,000 आपका ऐड होगा, बिकॉज ये आपका पर्सनल नेचर का है। ठीक है, उसके अलावा सर जो बचा हुआ आपका कितना अमाउंट, 80% रहेगा। बचा हुआ 80% जो अमाउंट है, दैट इज 86,000, राइट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 86,000 आएगा, नहीं 96,000। 96,000 का खर्चा आपका बिजनेस पर्पस का है, बट उसमें भी आपने टीडीएस डिडक्ट नहीं करा। ठीक है सर, तो आपको एक और एक खर्चा एड बैक करना पड़ेगा, दैट इज 30% ऑफ 96,000। क्योंकि जब कभी भी आप किसी चीज़ पे, ठीक है, क्या कहते हैं, टीडीएस नहीं डिडक्ट करते, तो 40A1A के हिसाब से जो है आपका 30% ऑफ दैट खर्चा डिसअलाउ हो जाता है। ये ट्रीटमेंट बहुत अच्छा ट्रीटमेंट था। इसके बाद यहाँ पे सर एक और एक खास ट्रीटमेंट है, वो है लास्ट वाला पॉइंट। देखो सर लास्ट वाले पॉइंट में क्या हो रहा है, he also sold his vacant land on 10th of November 2025 for 10 lakh rupees. The stamp duty value of the land at the time of transfer was of 14 lakhs. FMV and stamp duty value of that land on 1st of April 2001 was 4 lakh and 3 lakh respectively. Land was acquired by him 1995। मतलब आपने अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग 1 अप्रैल 2001 के पहले ली होती है ना, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इंपॉर्टेंट होता है। ये उस वजह से मैंने चूज करा एडजस्टमेंट को। खरीदा था 1995 में 1,80,000 रुपए में। ही हैड इनकर्ड द रजिस्ट्रेशन एक्सपेंस ऑफ 10,000 एट दैट टाइम। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,90,000 हो गया। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको 24-25 का और 2001-2 का दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा सर, बहुत सिंपल सा पॉइंट है आपका। यहाँ पे FVOC तो स्ट्रेट अवे दिया हुआ है कि आप 10 लाख रुपए में बेच रहे हो। सारी कहानी है आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की। ठीक है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की पूरी कहानी है। आपने ट्रांसफ़र कब करा है सर, 23 जुलाई 2024 के बाद में ट्रांसफ़र करा है, बराबर है सर। तो यहाँ पे अब अपन क्या सोचेंगे कि भैया आपको अगर विदाउट इंडेक्सेशन भी आप लेते हो ना, तो आपको विदाउट इंडेक्सेशन विद इंडेक्सेशन दोनों का ऑप्शन अवेलेबल रहेगा, क्योंकि आप जो है खरीद उसको पहले ही चुके थे, बराबर है सर। अच्छा, ये कोई वीकेंड लैंड एंड बिल्डिंग में ही आएगा, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे क्या होगा सर, ध्यान से सुनना मेरी बात। आपका एक्चुअल कॉस्ट कितने का में खरीदा था आपने, 1,90,000 में खरीदा था। उस दिन पे आपको FMV और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दोनों दी हुई थी। मार्केट वैल्यू कितनी दी हुई है सर, मार्केट वैल्यू 4 लाख की दी हुई है और 3 लाख का स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू दिया हुआ है।
ठीक है। जनरली अपन क्या बोलते हैं, एफएमवी और एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंसिडरेशन और एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 विचएवर इज हायर, बट यहाँ अपन भूल जाते हैं कि अपने को उस पर सीलिंग लगानी है, ठीक है, कहाँ तक, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू तक। तो अपना जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे ना वो 3 लाख रुपए का लिया जाएगा, बराबर है। तो ये 3 लाख का अमाउंट आएगा और ये मेरा 11 लाख का गेन आएगा, बराबर है सर। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये रहा 11 लाख का गेन। टोटल इनकम निकालते वक्त तो इंडेक्सेशन नहीं मिलेगा, हाँ जब टैक्सेबिलिटी आएगी तो मैं विथ इंडेक्सेशन विदाउट इंडेक्सेशन का ऑप्शन दोनों चूज कर सकता हूँ। या तो मैं स्ट्रेट अवे 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन ले लूँ 11 लाख पे, तो इतना टैक्स अमाउंट आएगा, और नहीं तो फिर मैं क्या करूँ, 14 लाख में बेचा, 3 लाख का मैंने मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बुक करा था, उसको इंडेक्स करके इतना अमाउंट लाऊं, फिर 3,11,000 पे 20% की रेट से 62,200 का टैक्स भरूं। मेरे लिए ये बेनिफिशियल है तो मैं ये ही चूज करूंगा, ठीक है। बट दिस शुड हैपन ओनली एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द टैक्स, नॉट एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग द टोटल इनकम, ठीक है। इसमें और कुछ खास पॉइंट नहीं था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 में मेरे को जो इंपॉर्टेंट लगता है वो है पॉइंट नंबर 2। ये क्या बोल रहा है, आनंद ने अपने इक्विटी शेयर्स बेचे हैं डिफरेंट इंडियन कंपनीज के 14 मार्च 2025 को। अब आप क्या कर रहे हो सर, आपके पास शेयर्स है, शेयर्स आप बेच रहे हो, तो या तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होगा, वो देखना आपको इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो सर, सैम लिमिटेड है और जैम लिमिटेड है सर, दोनों भी आपकी लिस्टेड कंपनीज है ना सर, ठीक है। सेल वैल्यू दिया हुआ है 150 रुपये का और 100 रुपये का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परचेज प्राइस दिया है, एक्वायर्ड ऑन द डेट दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, और 31 जनवरी 2018 की एफएमवी भी दी हुई है, ठीक है। आपके ये शेयर्स आपने एक्वायर करे हैं सर कब, 2 फरवरी 2025 को। कितने रुपए में सर, परचेज प्राइस आपका 120 रुपये का है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। आपने खरीदा 2 फरवरी 2025 को और आप उसको कब बेच रहे हो सर, आप उसको 24 मार्च को बेच रहे हो, है ना। तो ये तो आपका कितना अमाउंट रहेगा, ये आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देके जाएगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन देके जाएगा, वो भी अंडर सेक्शन 111A, जहाँ पे टैक्स रेट लगेगी आपकी 20% की, ठीक है सर। क्योंकि देखो ना, ये इस तारीख को आपने खरीदा और आप 14 मार्च को बेच रहे हो, 12 महीने भी आपसे होल्ड नहीं हुआ शेयर, ठीक है, आपसे 12 महीने भी शेयर होल्ड नहीं हुआ, तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आएगा, ठीक है सर। नंबर ऑफ शेयर्स आपको दिए हुए हैं, आपका परचेज प्राइस ये रहेगा, आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन ये रहेगा, कहानी खत्म, इसमें कुछ दम नहीं था। ये वाले आओ, जैम लिमिटेड जो है, ये शेयर्स आपने 16 अप्रैल 2017 को खरीदे हैं। मतलब अगर अपन कोई भी शेयर को 31 जनवरी 1 फरवरी 2018 के पहले खरीदते हैं और ट्रांसफ़र करते हैं 1 अप्रैल 2018 के बाद में, तो अपना जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन होता है ना, वो कितना होता है, जितने पे अपन ने खरीदा, और एफएमवी एज ऑन 31 जनवरी 2018 विच एवरेज हायर। अब मैंने सर खरीदा ये था 72 रुपीज़ में, और 31 जनवरी 2018 की एफएमवी मेरे को दी हुई है 50 रुपये की, तो मेरे लिए तो घाटे का सौदा हो जाता था। तो इससे बेटर है मैं 72 को ही मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बुक करूं, और ये मेरे को देके जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A, ठीक है, जहाँ पे टैक्स क्या रेट से लगेगा। अब यहाँ पे टैक्स क्या रेट से लगेगा सर, क्योंकि मैंने 23 जुलाई 2024 के बाद बेचा है, तो सर टैक्स की रेट मेरी 12.5% की होगी, ओवर एंड अबव 1.25 लाख रुपए का गेन, ओवर एंड अबव 1.25 लाख रुपए का गेन मेरे को 12.5% की रेट से टैक्स भरना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुझे पॉइंट लगा इस क्वेश्चन में। और कौन सा पॉइंट है सर, एक बार 4th पॉइंट पे आना जरा आप लोग, 4th पॉइंट को ध्यान से सुनो। He received a royalty of 2,88,000 from abroad from a book authored by him in the nature of artistic. The rate of the royalty was 15% of the value of the books, and the expenditure made for earning this royalty was of 40,000. The amount remitted to India till 30th September is of 2.5 लाख रुपए। सर ये पता है इस पॉइंट के लिए मैं आपको क्यों रोक रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट बुक कर रहा हूँ, क्योंकि सर मेरे हिसाब से जो ये पॉइंट है, इसमें IFOS की इनकम में तो कोई दम नहीं है। IFOS में तो जितना पैसा मिला माइनस जितना खर्चा किया कमाने के लिए, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर द हेड IFOS। दैट इज ओके, दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है। कंसिडरिंग कि भैया का जो बिजनेस है, ठीक है, वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग वगैरह का है, इनका कोई ऑथर का बिजनेस नहीं है, तो ये अदर सोर्सेज में जाएगा। प्रॉब्लम की बात पता है क्या क्या है, डिडक्शन अंडर 80 QQB, ठीक है। अब डिडक्शन अंडर 80 QQB में आपको पता है क्या क्या होता है। पहली बात तो ये कि जितना पैसा 6 महीने के अंदर रिपैट्रिएट होता है ना, आप मैक्सिमम डिडक्शन उतना ही ले सकते हो। उसके अलावा सर आपका जितना भी रॉयल्टी आपको रिसीव हुआ है, आपको उसको कैप करना पड़ेगा एट 15% ऑफ द वैल्यू ऑफ द बुक्स पे।
बराबर है सर। तो आपका जो डिडक्शन अमाउंट होगा ना, बताइए कि कितने का होगा। देखो आपका ये जो अमाउंट है 2,88,000 का, ठीक है, ये अमाउंट को आपको जो 16% पे दिया है, पहले आपको इस अमाउंट को 15% पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। इधर गया 80 क्यू भी, ये देखो सर, पहले आप इस अमाउंट को क्या करोगे, 80% का 15% पे कन्वर्ट करोगे, तो ये अमाउंट कितना आएगा सर, 2,70,000 की रॉयल्टी रिसीव्ड बता रहा है, बराबर है सर। एंड आपकी जो एक्चुअल इनकम है रिस्ट्रिक्टेड टू द अमाउंट ब्रॉट टू इंडिया 2.5 लाख माइनस 40,000 का एक्सपेंस भी तो लगा था ना, तो जितनी रॉयल्टी आपको इनकम रिसीव हुई है 2,10,000 सर। ऑल्दो 288,000 का आपका इनकम हुआ था रॉयल्टी का, बट आपको 6 महीने में कितना रिपैट्रिएट हुआ, 2.5 लाख हुआ, 40,000 का खर्चा था, तो 2,10,000 बनता है नेट, बराबर है। और 15% ऑफ द वैल्यू कितनी आ रही है, 270 की आ रही है, तो आपका अमाउंट ऑफ डिडक्शन विल बी 2,10,000 रुपये। ये एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है सर। तो ये एक पॉइंट हो गया। इसके अलावा आप क्वेश्चन में एक बार एडिशनल इन्फॉर्मेशन के 7वें पॉइंट पे आओ। ये देखो, आनंद ने डिपॉजिट करे 1,30 इन द पब्लिक प्रोविडेंट फंड, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इसका तो आपको 80C में डिडक्शन मिल जाएगा। अगला बोल रहा है 80,000 इन 5 ईयर टर्म डिपॉजिट्स इन द नेम ऑफ हिज माइनर सन अमन। ये क्या हो रहा है, आप जो है ना 5 ईयर टर्म डिपॉजिट कर रहे हो अपने बेटे के नाम पे। अब प्रॉब्लम की बात ये है कि सर अपन जनरली क्या पढ़ेंगे, 5 ईयर टर्म डिपॉजिट का पैसा कंट्रीब्यूशन किया है, तो इसका अपन डिपॉजिट के पूरे अमाउंट का 1.5 लाख रुपए तक का 80C में डिडक्शन बुक कर लेंगे। बट पता है क्या होता है कि ये जो 80C के स्पेसिफाइड इन्वेस्टमेंट्स है ना, उसमें आपका 5 ईयर टर्म डिपॉजिट वाला जो खर्चा है वो सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल के लिए होता है, स्पाउस, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, इन लोगों के लिए नहीं मिलता। आपने अगर मेरे नोट्स ढंग से पढ़े होंगे तो आपको 3-4 इन्वेस्टमेंट्स दिखेगी जो कि आप स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए भी कर सकते हो, जिसमें से 5 ईयर टर्म डिपॉजिट इज नॉट द पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको 80C में जो है ना वो सिर्फ 1,30,000 मिलेगा एंड 80,000 जो है नहीं मिलेगा, ठीक है सर। 80,000 आपको नहीं मिलेगा, क्यों सर, क्योंकि वो माइनर सन के लिए करा है, खुद के लिए नहीं करा, ठीक है। सो दिस इज द पॉइंट। चलो ये वाला पॉइंट हो गया। अब आप लोग आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ खास पॉइंट नहीं है, वो गलती से सेट ऑफ का क्वेश्चन घुस गया था यहाँ पे। उसके बाद वाले क्वेश्चन नंबर 7 पे आओ, वहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, पॉइंट नंबर, ये देखो, पार्टनरशिप डीड ऑथोराइजेज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट टू द पार्टनर्स एट द रेट 13% एंड ऑल्सो द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स 20,000 पर मंथ, बराबर है। आपने क्या बोला कि पार्टनरशिप डीड में ऑथोराइज किया गया है कि आप पार्टनर्स को 13% की रेट से इंटरेस्ट दे सकते हो। अबे तुम 30% भी ऑथोराइज क्यों ना कर दो, हम तो हमारे बुक्स में खर्चा मैक्सिमम जो है एम्प्लॉयर के बुक्स में इंटरेस्ट का पार्टनर्स के कैपिटल पे वो सिर्फ और सिर्फ 12% रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, ठीक है सर, पहली चीज़। ऑल्सो द पेमेंट ऑफ रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स वॉज 20,000 पर मंथ। किसी किसी को इच्छा हो सकती है कि यहाँ पे बुक प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट घुसाएं, बट वो करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है सर, ये करने की ज़रूरत नहीं है। अब समझो मेरी बात को, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो आपको बोल रहा है, आपको सोचना है एम्प्लॉय के एंगल से, बराबर है सर। यहाँ पे आपको ना एम्प्लॉयर के एंगल से नहीं सोचना। जब आपको एम्प्लॉयर के एंगल से सोचना होता तो 40B आपके दिमाग में आता कि कितना खर्चा उसको अलाउड होगा, राइट। बट यहाँ पे क्या बोला है, राजेश इज अ वर्किंग पार्टनर इन सनफ्लावर एसोसिएट्स, उसको पार्टनरशिप फर्म से मिल रहा है, ब्याज मिल रहा है उसके कैपिटल पे, और उसको रेम्यूनरेशन मिल रहा है 20,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप नहीं है, पार्टनर्स का रिलेशनशिप है, तो ये पैसा सैलरी में ना जाके कहाँ जाएगा सर, PGBP में जाएगा। पहली बात तो ये, ठीक है। एक मिस्टेक आप ये भी कर सकते थे कि गलती से उसको सैलरी समझ के आप सैलरी में ले जाते थे, वो मत करना। तो यहाँ PGBP में जाएगा कितना सर, सबसे पहले तो 20,000 रुपीज़ जो है मल्टीप्लाइड बाय 12 मंथ्स, ये 2,40,000 जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में सर आपका इंटरेस्ट का जो अमाउंट है ना वो कितना रहेगा, इंटरेस्ट का अमाउंट सर 13% की रेट से आपको ब्याज मिल रहा है, बट आपके लिए टैक्सेबल उतना ही होगा जितना कि पार्टनरशिप फर्म को खर्चा अलाउड होता है, और क्योंकि उनको खर्चा अलाउड 12% की रेट से होगा तो जाहिर सी बात है आपको टैक्सेबल भी उतना ही होगा, ठीक है। तो 15 लाख का आपका कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन था, उसका 12% आपको इंटरेस्ट अलाउड होगा, मतलब टैक्सेबल होगा आपके हाथ में 180। देखो ये रहा 180 का अमाउंट, 15% रिस्ट्रिक्टेड टू 15 लाख का 12% पे रिस्ट्रिक्ट करना है, और 20,000 का 12 महीने के हिसाब से 2,40,000 रुपये, ठीक है सर। इसके अलावा और इंपॉर्टेंट पॉइंट पता है क्या क्या था, उसी का जस्ट नेक्स्ट पैरा, राजेश ने एक यूनिट सेटअप करके रखा है SEZ में मई 2018 में। द टोटल टर्नओवर जो कि एक्सपोर्ट टर्नओवर एंड नेट
प्रॉफिट, मतलब टोटल टर्नओवर, एक्सपोर्ट प्रॉफिट, एक्सपोर्ट टर्नओवर और नेट प्रॉफिट तीनों चीज दी हुई है 120 लाख, 45 लाख और 7.5 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली। आउट ऑफ द एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ 45 लाख, ठीक है, जो एक्सपोर्ट टर्नओवर है 45 लाख का, ओनली 40 लैक्स हैज बीन रिसीव्ड इन द कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है, तो उतना ही कंसिडर करना है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए। ऑल्सो कंसिडरिंग द फैक्ट कि आप लोग मई 18 में यूनिट सेटअप करके बैठे हो, तो सर जी 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 24 24 25 आप लोग सर 7वें साल में हो। आप कौन से साल में हो सर? आप लोग हो 7वें साल में, 7th ईयर में हो। देयरफॉर 50% ऑफ द एक्सपोर्ट ओरिएंटेड नेट प्रॉफिट का खर्चा आपको अलाउड होगा 10AA में, ठीक है। तो जो आपका 10AA का अमाउंट आएगा ना, वो कितना आएगा, ध्यान से सुनो। एक आपका टोटल नेट प्रॉफिट 7.5 लाख रुपए मल्टीप्लाइड बाय आपका टोटल टर्नओवर कितना है 120 लाख, है ना। और आपको ऊपर 45 लाख का एक्सपोर्ट टर्नओवर ना लेके 40 लाख का ही लेना पड़ेगा, राइट। तो ये, और इसके बाद आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50% से, तो ये अमाउंट आपका 1,25,000 का आएगा, बराबर है सर। ये अमाउंट आपका 1,25,000 का 10AA में आएगा। मैं आपको एक बार क्रॉस चेक करवा दूँ जरा, किधर गया 10,125 का अमाउंट, ये देखो ये रहा। डिफ़ॉल्ट में तो मिलता नहीं है, बट इसमें 1,25 का अमाउंट मिलेगा। क्लियर है सर? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। आ जाओ फटाफट से आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में कोई खास पॉइंट है? बिल्कुल है सर, सेकेंड पॉइंट, ठीक है सर, सेकेंड पॉइंट पे आओ। देखो, शी ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस, ठीक है, जो एसएससी है, शी ओन्स अ रेसिडेंशियल हाउस। द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस वॉज स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2024 एंड वॉज कंप्लीटेड ऑन 30 सितंबर 2024, ठीक है सर। आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन ग्राउंड फ्लोर ऑफ द हाउस इज सेल्फ ऑक्यूपाइड बाय हर वाइल द फर्स्ट फ्लोर हैज बीन रेंटेड आउट सिंस 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर से आपने क्या करा है, रेंट आउट कर दिया है। बोथ द फ्लोर्स आर ऑफ इक्वल साइज, मंथली रेंट इज ऑफ 40,000। हाँ, प्रॉब्लम की बात पता है कि यहाँ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, A tenant also pays 3,000 रुपीज पर मंथ एज पावर बैकअप चार्जेस। अब ये जो पावर बैकअप चार्जेस वाला पॉइंट है ना, ये आपका हाउस प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। आपने सर घर से जो रेंट कमाया ना, वो आपका हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होता है। ये पावर बैकअप चार्जेस का जो चीज़ है, ये आपका बिजनेस नहीं था। इसका जो इनकम है जो आप कलेक्ट कर रहे हो टेनेंट से, वो आपका अदर सोर्सेज में जाएगा, ठीक है क्या सर। ये खर्चा आपका अदर सोर्सेज में जाएगा, और अदर सोर्सेज में कनेक्टिंग ये जो इनकम है अदर सोर्सेज में जाएगी। और पावर बैकअप चार्जेस, पावर बैकअप फैसिलिटी देने के लिए जो आपका खर्चा हुआ है ना, वो खर्चा भी आपको आईएफओएस में माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सिंपली मैं आपको बोलूँ तो ये जो चीज़ है, ये आपको आईएफओएस में 18,000 रुपये लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है, शी टुक अ हाउसिंग लोन ऑफ 25 लाख फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑन 1 अप्रैल 2024। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन फॉर द पीरियड अप्रैल टू सितंबर वाज 1,20 एंड फॉर दिस पीरियड वाज ऑफ 1 लाख, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। सेल्फ ऑक्यूपाइड एलओपी में आपको आधा आधा बांटना पड़ेगा, 1,10,000 1,10,000। म्यूनिसिपल टैक्सेस पे करे थे तो 5,000 रुपये के 23-24 के लिए, एंड 24-25 के 5,000 रुपये, तो 10,000 रुपये है। ये भी आपको एलओपी में आधा आधा बांटना है, और एसओपी में तो 5,000 5,000। बट एसओपी में तो आपका एनएवी 0 होता है, तो वहाँ बांट के कुछ करोगे नहीं, ठीक है सर। हाँ, अभी यहाँ पे एक पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है ना, वो पता है आपको क्या है। इसने क्या करा है, शी हैज टेकन अ हाउसिंग लोन ऑफ 25 लाख रुपए फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑन 1 अप्रैल 2024, ठीक है सर। इन्होंने क्या करा है, रिकंस्ट्रक्शन के लिए लोन लिया है। आपको पता होगा कि अगर आप लोग, ठीक है, 1 अप्रैल 1999 के बाद अगर लोन लेते हो घर के परचेज या कंस्ट्रक्शन के लिए, और 5 साल में घर बन के तैयार होता है, तो आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन अंडर सेक्शन 24B माइनस करने आपको मिलता है एसओपी में, उसका लिमिट 30,000 से बढ़ के 2 लाख हो जाता है। बट वो होता है परचेज और कंस्ट्रक्शन के केस में, नॉट इन द केस ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये जो रिकंस्ट्रक्शन का पॉइंट डाला है इन्होंने यहाँ पे, उसके वजह से ये समझ में आता है कि भाई साहब, आपका जो इंटरेस्ट ऑन लोन का खर्चा रहेगा ना, जो कि इस केस में 1,20 प्लस 1 लाख डिवाइडेड बाई 2, 1,10,000 आ रहा है, इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू 30,000। देखा एक पॉइंट, ढाई गड़बड़ में आप वो रिकंस्ट्रक्शन का पॉइंट 100% मिस करते थे, ठीक है। 10 में से कोई एक ही स्टूडेंट रहेगा जो जिसको वो पॉइंट याद रहेगा, बट ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। इससे आपका इनकम, टोटल इनकम गलत आ जाता था। देखो सर, ये रहा वो पॉइंट।
ऑल्दो वो खर्चा 1,10,000 बनता है, बट हमको उसको रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा 30,000 रुपये पे। क्यों सर? क्योंकि हमने वो रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया था, ना कि परचेज कंसिडरेशन के लिए। ठीक है। ऑल्सो आपका जो IFO इसमें आएगा, ये पावर बैकअप चार्जेस 3,000 पर मंथ के हिसाब से 18,000, और उसके लिए जो आपका खर्चा हुआ है 10,000 रुपये का, वो आपको माइनस करने मिल जाएगा, और इसमें कोई खास पॉइंट नहीं है। ठीक है सर, आ जाओ आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में आप सीधा स्ट्रेट अवे पॉइंट नंबर C पे आओ। लीव ट्रैवल अलाउंस ऑफ 4 लाख पर एनम। ठीक है। ही टुक अ ट्रिप टू गोवा with his spouse and 2 children in December 2024, for which the plane boarding tickets was of 1 lakh and the hotel bookings charges were of 3 lakh rupees submitted to the employer। अब यहाँ पे आपने क्या किया है? ठीक है, ये जो आपको 4 लाख रुपए मिल रहा है ना, ये 4 लाख रुपए आपका क्या अपना लीव ट्रैवल फैसिलिटी में जाएगा क्या? लीव ट्रैवल कंसेशन वाले परक्विजिट्स में टैक्सेबल होगा क्या पूरा 4 लाख? नहीं सर। यहाँ पे जब कभी भी अपन ट्रैवलिंग के लिए सेल्फ स्पाउस, ठीक है, बच्चों के लिए अगर अपन करते हैं तो एक ब्लॉक में अपन 2 बार एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो यहाँ पे आपका जो 1 लाख रुपए का अमाउंट है ना, दिस इज गोइंग टू बी एग्जेम्प्ट। बट अगर अपन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में रहते हैं तो अपने को ये 1 लाख रुपए का भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता। ठीक है, अपन कहाँ है सर? अपन तो भैया इग्नोर करना है 115 BAC। ठीक है, तो देयरफॉर यहाँ पे अपना सैलरी में जो है, परक्विजिट्स में जो है लीव ट्रैवल कंसेशन का अमाउंट आएगा, वो आएगा 4 लाख माइनस 1 लाख, दैट इज 3 लाख की टैक्सेबिलिटी। और कोई खास पॉइंट? सर आप नीचे आ जाओ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, पॉइंट नंबर 2 पे। यहाँ क्या बोला है? यहाँ बोला है कि ही इन्वेस्टेड 30 लाख रुपीज इन द RBI फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड्स ऑन 1 सितंबर 2024, अर्निंग एन इंटरेस्ट ऑफ 7% पर एनम। बहुत स्पेशल पॉइंट है। ठीक है, मैंने 2 बैचेस अभी तक के, जो पिछले 3 बैचेस थे, तीनों बैच में ये स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट नहीं पकड़ पाए थे, उनको प्रॉब्लम आया था। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड हाफ ईयरली ऑन 1 जनवरी एंड 1 जुलाई एवरी ईयर। ठीक है, अज्यूम रिसीट बेसिस फॉर टैक्सेशन। इंस्टीट्यूट ने गड़बड़ नहीं करी, आपको क्लियरली बोल दिया कि टैक्सेशन रिसीट बेसिस पे होता है। अब यहाँ पता है कि क्या होगा? यहाँ पे आपने बॉन्ड में इन्वेस्ट कब करा? सर बॉन्ड में हमने इन्वेस्ट करा 1 सितंबर 2024 को। ब्याज कब मिलता है? सर ब्याज मिलता है 1 जनवरी को हाफ ईयरली, और फिर बचा हुआ आपका जो 6 महीने का है पोर्शन, वो मिलता है आपको 1 जुलाई को। ठीक है, अपन टैक्सेबिलिटी निकाल रहे हैं 24-25 की, तो 24-25 में तो अपने को ब्याज एक ही बार मिलेगा, वो जो है 1 जनवरी का। अब 1 जनवरी को आपको ब्याज मिलेगा, बट ये कितने पीरियड के लिए मिलेगा? सर जब से आपने बॉन्ड में पैसा इन्वेस्ट करा है तब से लेके 1 जनवरी तक, है कि नहीं? क्योंकि अपन ने तो अभी किया है ना, तो सितंबर अक्टूबर, ठीक है, सितंबर अक्टूबर नवंबर एंड दिसंबर, क्योंकि जनवरी 1 को तो पैसा मिलने वाला है, तो 4 महीने का ही इंटरेस्ट आपका अभी अक्रू होकर टैक्सेबल होगा, आपको रिसीव 4 महीने का ही पैसा होगा। बचा हुआ जो अगला पोर्शन है वो तो आपको फिर 1 जुलाई को मिलेगा, मतलब जैन फेब मार्च 2025 जो आपका इसी पीरियड का आता है 24-25 का, उसके करस्पॉन्डिंग जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो तो रिसीट बेसिस पे 1 जुलाई 2025 को टैक्सेबल होगा, है कि नहीं? तो आपका यहाँ पे जो अमाउंट टैक्सेबल होगा अदर सोर्सेज में बॉन्ड्स पे इंटरेस्ट का, वो कितना होगा? 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, जिसपे 7% की रेट से 4 महीने के लिए जो ब्याज का अमाउंट आएगा दैट विल बी ऑफ 70,000। ठीक है सर, ये एक स्पेशल पॉइंट था। इसके बाद इसी के नेक्स्ट लाइन में दिया हुआ है अगला स्पेशल पॉइंट, ये ऑल्सो पेड LIC प्रीमियम 15,000 फॉर सेल्फ, 20,000 फॉर वाइफ, 30,000 फॉर डिपेंडेंट फादर एजेड 75 ईयर्स। मेरे भाई तुमने LIC प्रीमियम पे करा है, ठीक है, तो यहाँ पे LIC प्रीमियम जो है तुमको 35,000 का ही मिलेगा 80C में। ठीक है, फादर साहब के लिए आपको ये खर्चा अलाउड नहीं होता, ये पॉइंट अपन ऑलरेडी ऊपर कवर करके आए हैं। उसके बाद क्या बोला है? उसके बाद बोला है मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड ऑन द हेल्थ ऑफ द डिपेंडेंट ब्रदर। भाई साहब डिपेंडेंट ब्रदर नहीं आता, ठीक है ना, वहाँ सिर्फ पेरेंट्स आते हैं, सेल्फ स्पाउस चिल्ड्रन आते हैं। तो डिपेंडेंट ब्रदर के लिए आपने जो अमाउंट 5,000 रुपये का चेक से पे करा है ना, ये वाला खर्चा तो आपको अलाउड नहीं होगा 80D में। और जो आपने मेजर डिपेंडेंट सन के लिए करा है 10,000 रुपये कैश में, मेरे भाई तुमने कैश में क्यों कर दिया? कैश में वो खर्चा अलाउड होता नहीं है, क्योंकि तुमने कैश में किया है इसीलिए तुमको वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। अच्छा, किड्स में ना, अपने बच्चों में ना डिपेंडेंसी मैटर नहीं करती, ठीक है सर, डिपेंडेंसी मैटर नहीं करती। तो यहाँ पे डिपेंडेंसी की वजह से वो डिसअलाउ हो रहा है ऐसा नहीं है। आपको डिडक्शन अंडर 80D दोनों भी केसेस में नहीं मिल रहा है। 5,000 इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि सर वो आपने अपने डिपेंडेंट ब्रदर के लिए किया है, जिसके लिए आपको डिडक्शन मिलता ही नहीं है। अच्छा, जो आपने 10,000 रुपये अपने सन के लिए पे करा है, ठीक है, सन के लिए आपको डिडक्शन मिलता है 80D में इररिस्पेक्टिव ऑफ डिपेंडेंसी, बट यहाँ नहीं मिल रहा क्योंकि आपने कैश में पे करा है। बराबर है सर?
देखो मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे डिडक्शन वाले सेक्शन में, ये रहा देखो 80D, ठीक है 80D का आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम ऑन द हेल्थ ऑफ द ब्रदर इज़ नॉट अलाउेबल, क्योंकि वो आपके यहाँ पे फैमिली के डेफिनेशन में नहीं आता 80D के हिसाब से। और बेटे के केस में भी क्योंकि कैश में पे करा है इसलिए वो खर्चा अलाउड नहीं हो रहा है, ठीक है। रीजनिंग उल्टी पुल्टी लिख के मत आ जाना। चलो फटाफट से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिखाना है मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट में, हाँ देखो सबसे पहले तो ये वाला, बोनस टू द स्टाफ इंक्लूड्स एन अमाउंट ऑफ 7,500 रुपये रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर 23-24 पेड इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2024। पता है क्या हो रहा है, बोनस आपका 23-24 का था, हम तो 24-25 में है, बट 23-24 का जो बोनस 7,500 का है वो आप दिसंबर 24 में पे कर रहे हो। अब बोनस कमीशन ये जो खर्चे होते हैं ना, आपने सैलरी में पढ़े थे कि ये जो इनकम है ये टैक्सेबल होती है रिसीट बेसिस पे, और सर पीजीबी में आपने पढ़ा था सेक्शन 43B में कि बोनस और कमीशन का जो डिडक्शन है ना, खर्चे का अलाउंस है, वो पेड बेसिस पे होता है। तो सर 23-24 का बोनस का डिडक्शन, बोनस का खर्चा आपको 23-24 में अलाउ नहीं हुआ था क्योंकि आपने 23-24 में पे नहीं करा। अब अपन जब 24-25 में उसको पे कर रहे हैं तो इस साल में अपने को वो खर्चा अलाउड होगा, ये खर्चा आपको अलाउड होगा, आपको इसका अलाउड अंडर सेक्शन 43B, आपको सिर्फ इसका नोट देना है, ऐड बैक करने की जरूरत नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट है पॉइंट नंबर 4, मिसलेनियस एक्सपेंसेस में क्या बोल रहे हैं ये कि अमाउंट ऑफ 15,000 वॉज पेड टुवर्ड्स द पेनल्टी फॉर द नॉन फुलफिलमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ द कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, डिलीवरी कंडीशंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल फॉर द रीजंस बियॉन्ड कंट्रोल। बराबर है सर, आपने पेनल्टी पे करी है अपने कॉन्ट्रैक्ट में, कोई टर्म्स को ब्रीच कर दिया था उसके वजह से। क्या आपने कोई लॉ को ब्रीच करा क्या, हाँ क्या आपने कोई लॉ का मतलब वो किया है, कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच किया है, लॉ का ब्रीच नहीं किया है, तो ये जो पेनल्टी का खर्चा है ये आपको अलाउड हो जाएगा, ठीक है। ये अलाउड हो जाएगा क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच था, ठीक है, सिंस इट वाज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देयरफॉर अलाउड। यही अगर ब्रीच ऑफ लॉ होता ना तो ये पेनल्टी का खर्चा अलाउड नहीं होता। इसके अलावा सर ये जो 1,00,000 रुपये आप पॉलिटिकल पार्टीज को चेक के थ्रू पे कर रहे हो ना, ये खर्चा आपको यहाँ पे नहीं मिलता, ठीक है सर, ये खर्चा आपको यहाँ पे नहीं मिलता, ये इधर से ऐड बैक करो, इसका आप 80GGC में डिडक्शन ले लेना, वो भी आपको 115 BAC में नहीं मिलता, ठीक है सर। ये एक स्पेशल पॉइंट था, इसके बाद इसमें कुछ खास पॉइंट नहीं था, AMT वाला क्वेश्चन है, ठीक है राइट। आ जाओ फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, एंड फिर अपन RTP के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समराइज कर लेंगे। चलो यहाँ पे क्या है इंपॉर्टेंट पॉइंट में, सबसे पहला ना यहाँ पे डेप्रीसिएशन आपको जो दिया है ना, देखो क्या दिया है कि ही अर्न प्रॉफिट ऑफ 82,45,000 एज पर द PNL आफ्टर डेबिटिंग क्रेडिटिंग द फॉलोइंग आइटम्स। यूजुअली क्या होता है, अपन डेप्रीसिएशन को डेबिट में देखते हैं तो अपन पहले उसको ऐड बैक कर देते हैं और फिर नीचे ढूंढते हैं कि एज पर द इनकम टैक्स एक्ट डेप्रीसिएशन का अमाउंट कितना है। ये एक स्पेशल क्वेश्चन था, इसमें इन्होंने बोला कि 15,40,000 का आपका डेप्रीसिएशन का अमाउंट है, कहीं पे भी ये नहीं बोला कि ये एज पर द इनकम टैक्स है या एज पर द कंपनीज एक्ट है, बट नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन के पहले 2 पॉइंट बहुत क्रूशियल है, पूरे कनेक्टेड है। देखो ऋषभ ने इंस्टॉल करा था न्यू प्लांट एंड मशीनरी 65 लाख रुपए के लिए 1 अक्टूबर 2024 को, जिसको इसने पुट टू यूज करा 1 जनवरी 2025 को। अब डेप्रीसिएशन इंक्लूडिंग एडिशनल डेप्रीसिएशन ऑन दिस अमाउंट ऑफ 65 लाख is included in the depreciation debited to the profit and loss which has been computed as per the income tax rules। तो पहला पॉइंट तो ये बोल दिया कि जो ऊपर 15,40,000 का आपने PNL में डेबिट मारा है ना डेप्रीसिएशन का अमाउंट, वो आपने कंप्यूट करा था एज पर द इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। ये एक स्पेशल पॉइंट बोल दिया, तो वो जो ऊपर आपका अमाउंट है ना वो बराबर है। उसके अलावा आपने एक और एक स्पेशल पॉइंट बोल दिया कि ये जो 65 लाख रुपए की आपने मशीन खरीदी थी, ठीक है, इस पे जो डेप्रीसिएशन इंक्लूडिंग द एडिशनल डेप्रीसिएशन माय फ्रेंड, ठीक है, माय भॉय क्या होता है, ठीक है माय फ्रेंड, आपने जो ये एडिशनल डेप्रीसिएशन था ना, अपार्ट फ्रॉम द नॉर्मल डेप्रीसिएशन, एडिशनल डेप्रीसिएशन भी ऊपर 15,40,000 के अमाउंट में इंक्लूड कर रखा है, ठीक है सर, बढ़िया किया आपने। नीचे आपको पता है क्या क्या बोला है, नीचे बोला है कि ऋषभ ने एक लोन लिया था SBI से 50 लाख रुपए का ऑन 15 सितंबर 2024 10.5% पर एनम की रेट से इस प्लांट एंड मशीनरी को खरीदने के लिए, ठीक है। एंड टोटल इंटरेस्ट अप टू 31 मार्च 2025 हैज बीन पेड ऑन 31 मार्च 2025 एंड द सेम हैज बीन डेबिटेड टू द PNL।
मेरे भाई अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी कोई कैपिटल एसेट को खरीदने के लिए लोन लेते हो तो उस पर जो ब्याज का अमाउंट है अप टू द डेट द एसेट हैज बीन पुट टू यूज वो आपको कैपिटलाइज करना पड़ता है। तो आपने लोन कब लिया? आपने लोन लिया 15 सितंबर को, बराबर है। 15 सितंबर को आपने लोन लिया, राइट, परफेक्ट है। उसके बाद आपने एसेट को पुट टू यूज कब करा? सर आपने एसेट को पुट टू यूज करा 1 जनवरी 2025 को, है ना। 1 जनवरी 2025 को आपने एसेट को पुट टू यूज करा और आपका जो ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर और आधा महीना सितंबर का 3.5 महीने का जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ये गलत पीएनएल में डेबिट हो गया है। पीएनएल में डेबिट नहीं होना चाहिए था, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पीएनएल से एक अमाउंट एड बैक करना पड़ेगा। कितना सर? 50 लाख का लोन अमाउंट, 10.5% की रेट से ब्याज और 3.5 महीना। ये अमाउंट पता है कितना आएगा आपको? ये अमाउंट 153-125 का आएगा, ठीक है। ये एक ऐसा अमाउंट है जो आपको पीएनएल में डेबिट नहीं करना था, एसेट में कैपिटलाइज करना था, ठीक है। तो ये गलती हो गई। अब यहाँ से आपको अमाउंट को ऐड बैक करना है। अभी हुआ नहीं है, अभी एक बहुत स्पेशल पॉइंट करना बाकी है। वो क्या है मैं आपको बताता हूँ। सर जी आपका जो डेप्रीसिएशन मिलेगा ना, आपको जो डेप्रीसिएशन मिलेगा, आप तो बोल रहे हो कि डेप्रीसिएशन आप 15,40,000 में ले चुके हो, बट ये जो अमाउंट है 153,125 का, इस पे आपने डेप्रीसिएशन नहीं लिया है। तो इस पे आपको फर्दर और डेप्रीसिएशन लेना पड़ेगा। कितना मिलेगा सर? देखो आपने क्योंकि एसेट को पुट टू यूज करा था 1 जनवरी 2025 को, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका एसेट पुट टू यूज हुआ है फॉर लेस देन 180 डेज, तो मतलब हाफ रेट पे मिलेगा। तो नॉर्मल डेप्रीसिएशन जो है वो आपका रहेगा 153,125 मल्टीप्लाई 7.5%, है ना। और जो आपका एडिशनल डेप्रीसिएशन रहेगा, ठीक है, वो 153,125 का रहेगा 10% की रेट से। एंड ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना कि ये जो एडिशनल डेप्रीसिएशन है ना, ये आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में नहीं मिलेगा। और बहुत भयंकर वाला पॉइंट जो कि 100% आप गलत करोगे वो ये है कि भैया ये जो 15,40,000 का डेप्रीसिएशन अमाउंट ऊपर आपको दिख रहा है ना, जिसमें आपने 65 लाख पे 10% की रेट से एडिशनल डेप्रीसिएशन भी लिया है, राइट, वो वाला अमाउंट आपको डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में ऐड बैक करना पड़ेगा। देखो मैं आपको इसका पूरा ट्रीटमेंट समझाता हूँ। सबसे पहले ये इंटरेस्ट अप टू द डेट एसेट हैज़ बीन पुट टू यूज जो अमाउंट था ये आपको पीएनएल में डेबिट करवाया था, वो उसको मैंने ऐड बैक करवाया, परफेक्ट है। उसके बाद जब आप डेप्रीसिएशन लोगे, आप तो बोल रहे हो 15,40,000 का डेप्रीसिएशन में सब कुछ इन्वॉल्व है, लेकिन ये 153,125 के अमाउंट पे आपको 7.5% की रेट से नॉर्मल डेप्रीसिएशन और 10% की रेट से एडिशनल डेप्रीसिएशन का अमाउंट अलग से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक के सब कुछ ठीक था, ये नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से क्वेश्चन चल रहा है। अब क्या होगा सर, अब जब आप डिफॉल्ट टैक्स रेजिम के हिसाब से आओगे ना, ठीक है, तो आपको पता है क्या क्या करना पड़ेगा सर। सबसे पहले आपका जो इंटरेस्ट अमाउंट आपने कैपिटलाइज करा 153,125 का और उस पर 10% का एडिशनल डेप्रीसिएशन डेबिट करा था, वो अलाउड नहीं होगा, वो एड बैक करवा दूंगा आपसे मैं। दूसरा, जो आपका 65 लाख का आपने मशीन खरीदा था जिसपे आपने पुट टू यूज लेस देन 180 डेज करने के चक्कर में 10% की रेट से एडिशनल डेप्रीसिएशन 6,50,000 रुपये 15,40,000 के अमाउंट में इंक्लूड करके डेबिट कर रखा है, वो आपको अलाउड नहीं होगा। तो 6,50,000 के ये दोनों अमाउंट को आपको ऐड बैक करना पड़ेगा, ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट एडजस्टमेंट्स, आपको कभी इंस्टीट्यूट अगर पूछ सकता है उसमें से ये किए हैं। ऐसा एडजस्टमेंट अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है, ठीक है भाई, मैं सच्ची बता रहा हूँ, एग्जाम का एक तो प्रेशर ऐसा रहता है ना, पूरा एकदम धागे खोल देगा ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में, राइट। चलो ये आपके आरटीपी के कुछ स्पेशल पॉइंट्स थे। अब 1 घंटा हुआ है, ठीक है, मैंने आपको 1 घंटा बोला था, बट मुझे ऐसा लगता है कि आपको ना मैं पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स के भी 8-9 पेपर के कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो भी करवा देता हूँ। 1 घंटा और लगेगा, आप इसको स्पीड पे देख लेना या मैं इस पर टाइम स्टैम्प्स लगा दूंगा, आप एक एक एडजस्टमेंट को टाइम टू टाइम देखते चलना, ठीक है। फटाफट से इसको भी अपन रैप अप करते हैं। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में, स्ट्रेट अवे आप पॉइंट नंबर 7 पे, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है? कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द पेंशन स्कीम ऑफ द एम्प्लॉइज 1.5 लाख रुपए, द एलिजिबल सैलरी एंड द डीए फॉर द सेम वाज ऑफ 10 लाख रुपए। चलो ठीक है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पॉइंट अपन कर चुके हैं, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ये पॉइंट अपन कवर अप कर चुके हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है इसी क्वेश्चन में? एडिशनल इन्फॉर्मेशन का पॉइंट नंबर ए एंड बी। देखो ये वाला पॉइंट बहुत सुंदर है, ये ए और बी। एक्सपेंडिचर पर्टेनिंग टू द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 23-24 वर अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। 23-24 का जो पिछला साल था उसमें खर्चे आपको ड्यू बेसिस पे अलाउड हुए थे, बट पेड इन द करंट फाइनेंशियल ईयर इन कैश 18 जनवरी 2025 को 35,000 रुपये। मतलब 23-24 के साल में आपको कोई खर्चा था जो कि ड्यू बेसिस पे अलाउड हो गया,
अब उसका पेमेंट आप इस साल में कर रहे हो 35,000 रुपये, वो भी कैश में। क्या करा? गलत हो गया ना, गड़बड़ कर दी। वो खर्चा ड्यू बेसिस पे अलाउ किया था, बट अब तुम पेमेंट कर रहे हो कैश में, वो अलाउड नहीं होता। तो अब वो खर्चा तो रहा नहीं कि मैं उसको डिसअलाउ कर दूंगा, मेरे को इसको डायरेक्टली तुम्हारी इनकम माननी पड़ेगी। ये 35,000 के अमाउंट को मुझे तुम्हारी बिजनेस इनकम के तौर पे ऐड करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया पॉइंट। दूसरा सुनो, ऑडिट फीस फॉर द प्रीवियस ईयर 23-24 75,000 रुपीज़ की थी। टीडीएस डिडक्ट तो किया था बट वॉज नॉट डिपॉजिटेड इन द रेलिवेंट प्रीवियस ईयर। मतलब पिछले साल में टीडीएस काटा था बट डिपॉजिट नहीं करा, ठीक है। हाउएवर टीडीएस तुमने इस साल में दिसंबर में डिपॉजिट कर दिया, दिसंबर 2024 में। तो पिछले साल 23-24 में 75,000 रुपीज़ का 30% का पैसा तुमको डिसअलाउ हुआ होगा क्योंकि तुमने टीडीएस नहीं काटा। अब जब तुम वो खर्चा कर डिपॉजिट कर दे रहे हो टीडीएस का, तो वो 30% का खर्चा जो डिसअलाउ हुआ था वो अब अलाउ हो जाएगा, राइट। तो ये जो अमाउंट है 30% ऑफ 75,000 दैट इज 22,500, ये आपको आपके पीजीबीपी में इन खर्चे के रूप में माइनस करने मिल जाएगा, ठीक है। ये एक खास पॉइंट था। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और कुछ दमदार पॉइंट नहीं था इस क्वेश्चन में, ये पिछले अटेम्प्ट का ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा सर? देखो ये है आपका सितंबर नहीं, मई 25 का क्वेश्चन है, ठीक है। दिस इज फ्रॉम मई 25, ठीक है। ये क्या बोल रहा है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट पॉइंट सबसे पहले एक तो ये फैमिली पेंशन फ्रॉम द पीएसयू थ्रू द बैंक, ये यहाँ नहीं होना चाहिए था। इसको यहाँ से अपन माइनस करेंगे, आईएफओ इसमें लेके जाएंगे और इस पे अपने को जो है ना डिडक्शन मिलेगा। सर डिडक्शन कितना मिलेगा? सर 1/3 ऑफ द पेंशन और 15,000 विच एवर इज लेस, राइट। और एक और वो होता है कि अगर अपन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है तो डिडक्शन का अमाउंट जो 15,000 का है ना वो बढ़ के 25,000 का हो जाता है, राइट है सर, ठीक है। तो ये वाला एक स्पेशल पॉइंट है, इसका ट्रीटमेंट मैं आपको समझा दूँ। देखो यहाँ से आप 360 तो माइनस करोगे स्ट्रेट अवे, किधर गया पेंशन, ये देखो 360 यहाँ से माइनस होगा, आईएफओ इसमें 360 जाएगा, ठीक है। बट क्योंकि अपन डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में है तो 1/3 और 25,000 विच एवर इज लोअर के हिसाब से 25,000 का डिडक्शन मिलेगा, ठीक है। पहला स्पेशल पॉइंट ये था। दूसरा सर यहाँ पे क्या बोल रहा है? रॉयल्टी फ्रॉम द कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी फॉर द बुक्स सोल्ड, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज ब्रॉट इन टू इंडिया। अब इसका ऊपर धंधा पढ़ो। earns business income from the business of running a flower bouquet, ठीक है, at Calcutta, and income from royalty from writing books of science and sales in India and abroad। मतलब क्योंकि ये यूजुअली ऐसा कर रहा है तो आप यहाँ कंसिडर करके चल सकते हो कि भैया नो ट्रीटमेंट, क्योंकि आप कंसिडर करके चल सकते हो कि इसका तो धंधा है बुक लिखने का। ऊपर आपको वो लाइन से ये चीज़ समझ में आ रही है। ऑल्दो इंस्टीट्यूट ने दोनों ऑल्टरनेटिव लिए हैं बट अपन यही अज्यूम करके चलेंगे कि ये रॉयल्टी की इनकम इसकी बिजनेस की इनकम है, ठीक है। अकॉर्डिंगली इसका जो ये खर्चा भी है ना, ठीक है, यहाँ पे भी आपको नो ट्रीटमेंट की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि अगर रॉयल्टी की इनकम बिजनेस इनकम है तो उसका खर्चा भी बिजनेस इनकम होगा, जो कि डेबिट किया है तो बिल्कुल सही किया है, कोई ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आप आओ नीचे पॉइंट नंबर 3 पे। देखो सर ये बोल रहा है कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इंक्लूड ₹1,00,000 पेड फॉर द टेलीविजन एंड वॉशिंग मशीन फॉर हर हाउस होल्ड यूज़। तो ऊपर जो ये कंप्यूटर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक आइटम 4.5 लाख रुपए का दिख रहा है ना, इस पर आप जो ये खर्चे को यहाँ से ऐड बैक करोगे कैपिटल एसेट का होने की वजह से और उस पर डेप्रीसिएशन लोगे, ठीक है। तो आपको जो डेप्रीसिएशन है ना उस पर उसमें से ये 1,00,000 रुपये पर डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। नो डेप्रीसिएशन ऑन दिस 1,00,000 रुपीज़। रीज़न? पर्सनल पर्पस, सिंस पर्सनल एक्सपेंस, ठीक है सर। उसके बाद क्या स्पेशल पॉइंट कौन सा है? 5th वाला। शी परचेज्ड अ रेसिडेंशियल हाउस फॉर 110 लाख फॉर विच लोन ऑफ 75 लाख वॉज टेकन फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। Accrued interest was of 3,37,500 till 31st March 2025, which was paid on 10th of April 2025. No principal amount and interest was paid by Mrs. S.C. Bose till 31st March 2025. Ground floor of the house was used for the shop. First floor was occupied for the residence. सर मेरी बात सुनो, आप यहाँ पे कौन सा सिस्टम फॉलो कर रहे हो? कुछ लिखा है क्या? कुछ अलग से मेंशन तो किया नहीं है। आपका यहाँ पे इंटरेस्ट का खर्चा कितना है? 3,37,500 का दिया हुआ है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आपका ये जो हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड 50% का खर्चा है और आपका बाकी का जो खर्चा है वो बिजनेस से रिलेटेड है। तो मेरी एक बात को ध्यान से सुनना,
आपका जो खर्चा होता है ना, आप अगर कोई लोन पे इंटरेस्ट का खर्चा लेते हो, वो खर्चा आपको अलाउड होता तो है, ठीक है, वो और खर्चा, एक सेकेंड रुकना, हाँ ठीक है, हम्म, वो खर्चा अलाउड होता तो है, राइट, वो खर्चा अलाउड होता तो है, बट एसओपी के अगेंस्ट वो खर्चा अलाउड नहीं होता अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रजीम लेते हो। और कहीं ना कहीं क्वेश्चन में बोला होगा कि ये डिफॉल्ट टैक्स रजीम है, मैं वही चेक कर रहा था और ये देखो ये रहा, ठीक है। ऑप्शनल के हिसाब से भी करना है और डिफॉल्ट के हिसाब से भी करना है। डिफॉल्ट में तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये देखो, अगर आप 115 बीएससी में आते हो ना, तो आपको एसओपी के अगेंस्ट वो खर्चा अलाउड नहीं होगा, वो खर्चा अलाउड ही नहीं होगा, पेड हो या नहीं हो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी चीज सर ये है कि 43B बोलता है कि अगर आप कोई लोन पे इंटरेस्ट का खर्चा पे करते हो ऑन और बिफोर द ड्यू डेट ऑफ एनुअल रिटर्न, ठीक है, अपना रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के पहले पहले अगर कर देते हो तो वो खर्चा आपको अलाउड हो जाता है। अपन ने खर्चे का पेमेंट कब करा है सर? अपन ने इस खर्चे का पेमेंट 10 अप्रैल को कर दिया, या अगर अपन ऑडिट नहीं भी होता है तो 31 जुलाई के पहले पहले कर रहे हो आप, तो ये जो इसका 50% पोर्शन है ना, ये खर्चा आपको अलाउड हो जाएगा। ये देखो सर, इसका 50% ये बिजनेस के एक्सपेंडिचर में, क्योंकि शॉप से रिलेटेड था, वो अलाउड हो जाएगा। यही अगर आप सर नॉर्मल स्कीम में आते हो, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से, नॉर्मल प्रोविजन के हिसाब से करना है कि नहीं करना है, मैंने बोला था ना ऊपर, अंडर डिफॉल्ट एंड ऑप्शनल टैक्स रेजिम, ये डिफॉल्ट हो गया, हाँ ये देखो ऑप्शनल टैक्स रेजिम में ये वाला खर्चा आपको अलग से मिल जाएगा, जो आपको पहले नहीं मिला था एसओपी के अगेंस्ट। दैट्स इट, और कुछ खास पॉइंट यहाँ पे नहीं है। देख लेता हूँ एक बार मैं और फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ, हाँ ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट। चलो ये स्पेशल पॉइंट थे इस क्वेश्चन के। अब आप लोग आओ क्वेश्चन नंबर 14 पे। एक गुड न्यूज़ है कि ये वाला जो क्वेश्चन है इट इज़ सेम एज क्वेश्चन नंबर 8 अबव, दैट इज़ ये जो क्वेश्चन है ये आपका आरटीपी नवंबर 23 का क्वेश्चन है, ठीक है। आरटीपी नवंबर 23 का जो क्वेश्चन अपन ने ऊपर करा था ना, ये उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है, तो इसके अपन ने सारे स्पेशल पॉइंट्स कवर अप कर लिए हैं। लेट्स मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। इसमें कुछ खास पॉइंट है क्या? बिल्कुल है सर। यहाँ पे पहला पॉइंट बहुत खास है, देखो ध्यान से। रमन एक रेसिडेंट इंडिविजुअल है 62 ईयर्स का, इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ द स्पेयर पार्ट्स फॉर मोटर बाइक्स एज अ प्रोप्राइटर, ठीक है। He prepares his accounts on mercantile basis. This business is carried out on the ground floor of a two-storied commercial building owned by him. 2 फ्लोर का बिल्डिंग है जिसमें से ग्राउंड फ्लोर पे आप धंधा कर रहे हो। द रिटन डाउन वैल्यू ऑफ विच इज ऑफ 8 लाख रुपीज। सर ये जो रिटन डाउन वैल्यू है ना 8 लाख रुपीज का, ये आपके ग्राउंड फ्लोर का दिया हुआ है, ठीक है। ये आपके 2 स्टोरी बिल्डिंग का नहीं है। बिजनेस इज कैरिड आउट ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ अ 2 स्टोरी बिल्डिंग, ठीक है, कमर्शियल बिल्डिंग, और कमर्शियल बिल्डिंग बोला है ना, कमर्शियल बिल्डिंग बोला है, तो भैया आपका ग्राउंड फ्लोर का ही आपको रिटर्न डाउन वैल्यू 8 लाख रुपए का दिया हुआ है। अब जो भी अपना कमर्शियल बिल्डिंग होता है, अगर अपन बिजनेस पर्पस की बात करें तो उसमें डेप्रीसिएशन जो है वो अपने को 10% के रेट से मिलता है। तो यहाँ पे अपना डेप्रीसिएशन है ना 8 लाख पे अपने को 10% के रेट से मिलेगा। समझे कि नहीं समझे? ये एक स्पेशल पॉइंट था ना, जो डेप्रीसिएशन है वो यहाँ पे एट द रेट 10% ऑफ 8 लाख मिलेगा। यहाँ गड़बड़ हो सकती है कि आप इसको 50% और करो, क्योंकि 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, अपन तो सिर्फ ग्राउंड फ्लोर पे बिजनेस कर रहे हैं, तो 4 लाख पे 10% की रेट से मिलना चाहिए। वो करने का ज़रूरत नहीं। वो लाइन को आप ढंग से अगर पढ़ोगे तो आपको समझेगा कि सिर्फ ग्राउंड फ्लोर की रिटर्न डाउन वैल्यू आपको 8 लाख रुपए की दी हुई है। इसके बाद आप नीचे पॉइंट नंबर 4 में आओ। पॉइंट नंबर 4 में क्या बोला है? फायर इंश्योरेंस प्रीमियम का 66,000 रुपीज़ का खर्चा है फॉर द एंटायर बिल्डिंग, ठीक है, फॉर द एंटायर बिल्डिंग, ठीक है, रिमेन अनपेड टिल 31 मार्च 2025। अपन तो मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो करने की वजह से आपका अगर खर्चा अक्रू होता है तो आपको अलाउ हो जाता है, बट ओनली इफ इट इज़ अ बिजनेस एक्सपेंडिचर। यहाँ तो हमारा आधा खर्चा ही बिजनेस का है, तो हम क्या करेंगे, 33,000 रुपीज़ का जो खर्चा है, क्योंकि वो पर्सनल नेचर का खर्चा है, ठीक है, अदर देन बिजनेस खर्चा है, तो वो अपना एड बैक होगा। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे पॉइंट नंबर 6 में दिया है कि ही लेट आउट द फर्स्ट फ्लोर ऑफ द कमर्शियल बिल्डिंग टू मिस्टर अमन ऑन 1 अप्रैल 2024 एंड रिसीव्ड अ रेंट ऑफ 35,000 रुपये पर मंथ। म्युनिसिपल टैक्सेस 20,000 रिलेटिंग टू द बिल्डिंग वर पेड इक्वली बाय बोथ मिस्टर अमन एंड रमन।
अब इसमें पता है कि क्या हो रहा है, इसमें पता है कि क्या हो रहा है, आपका दोनों फ्लोर का मिला के म्युनिसिपल टैक्स का खर्चा आपने पे करा है 20,000 रुपये का। आधा रमन ने करा था और आधा अमन ने करा था। अब अमन क्यों करेगा, अमन टेनेंट है तो अमन जिस घर में रह रहा है उसके लिए करेगा, बराबर है सर। तो आप ऐसा समझो कि ग्राउंड फ्लोर जो बिजनेस पर्पस के लिए यूज हो रहा है उसका 10,000 रुपये का म्युनिसिपल टैक्स किसने पे करा, रमन ने, यानी कि अपने असेसी ने। तो वो खर्चा उसको बिजनेस के रूप में अलाउ हो जाएगा। बट जो अमन है अपना टेनेंट पे कर रहा है वो तो भैया लेट आउट वाली प्रॉपर्टी जो उसको अपन ने दी है उसके लिए पे करेगा। तो हाउस प्रॉपर्टी में जब आप टैक्सेबिलिटी निकालोगे जीएवी माइनस म्युनिसिपल टैक्स करने नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओनर ने पे ही नहीं किया है, वो खर्चा पे किया है अमन ने यानी कि टेनेंट ने, और आपको इसीलिए म्युनिसिपल टैक्सेस का खर्चा जो है वो माइनस करने नहीं दिया जाएगा। परफेक्ट सर। रेंट रिसीव वॉज क्रेडिटेड एंड म्युनिसिपल टैक्सेस ऑफ 10,000 रिलेटिंग टू द ग्राउंड फ्लोर वॉज डेबिटेड। भैया आपने उसने क्लियर भी कर दिया कि अपन ने जो डेबिट करा है ना 10,000 रुपये का म्युनिसिपल टैक्स का खर्चा, वो अपन ने पे करा था, अपन ने ग्राउंड फ्लोर से रिलेटेड डेबिट भी मार दिया। बट जो बचा हुआ फर्स्ट फ्लोर था जो अपन ने लेट आउट करा है उसका म्युनिसिपल टैक्स का पेमेंट किसने किया है, अमन ने किया है, तो वो खर्चा अलाउड नहीं होगा। ठीक है, आओ मैं आपको ये पॉइंट क्रॉस चेक करवाता हूँ। 4 20 35,000 मल्टीप्लाइड 12, ये अपना रेंट रिसीव जीएवी, म्युनिसिपल टैक्सेस सिंस पेड बाय द टेनेंट देयरफॉर नॉट अलाउड। ठीक है, और ये बाकी आपको मैंने एक कौन सा पॉइंट बोला था यहाँ पे, डेप्रिसिएशन का बोला था। ये देखो बिल्डिंग पे 8 लाख पे 10% की रेट से मिलेगा। और कोई खास बात थी क्या यहाँ पे, और कोई खास बात थी क्या यहाँ पे? एडिशनल इन्फॉर्मेशन के पॉइंट नंबर ए में आओ। रमन जो है इसने एक रॉ मटेरियल परचेज करा था पॉल इंडस्ट्रीज माइक्रो एंटरप्राइजेस 49,000 ऑन March 10। However, the payment to Paul Enterprises was made on 5th April by check. No written agreement for the payment existed between Paul Industries and Mr. Raman. अब एक ये पॉइंट है यहाँ तक का, इसमें पता है कि क्या हो रहा है, सिमिलर पॉइंट आपने किया बट ध्यान से सुन लो ये पॉइंट। 43B के हिसाब से अगर अग्रीमेंट नहीं होता है तो विद इन 15 डेज पेमेंट होना चाहिए, विद इन 15 डेज पेमेंट होना चाहिए। आप यहाँ क्या कर रहे हो, 10 मार्च को खरीद के पेमेंट 5 अप्रैल को कर रहे हो, मतलब मेरे भाई तुम तो 26वें दिन पे पेमेंट कर रहे हो। देयरफॉर जो 49,000 रुपीज़ का खर्चा है, ठीक है, ये जो 49,000 रुपीज़ का खर्चा है ये तुमको ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है, 49,000 रुपीज़ का खर्चा तुमको ऐड बैक करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया सर। दूसरा स्पेशल पॉइंट इसके बाद है कि अनादर सप्लायर काल इंडस्ट्रीज, जो कि एक स्मॉल इंडस्ट्रीज है, विथ whom also no written agreement existed for the payment, was paid 1,34,000 in cash on April 2025, अप्रैल 5। बहुत खास पॉइंट है, प्लीज ध्यान से सुनना। फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल ऑन 31 मार्च 2025। ठीक है, बोथ पॉल इंडस्ट्रीज एंड काल इंडस्ट्रीज फॉलो मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है सर। अब यहाँ पता है क्या हो रहा है, आप जो है ऊपर एक मिनट आओ तो, हाँ, अपन वो दोनों करे नहीं करे, सप्लायर मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो नहीं करे, अपन यहाँ पे जो खुद रेसिपिएंट है यानी कि रमन भी मर्केंटाइल सिस्टम फॉलो कर रहा है, क्वेश्चन की पहले पैरा में दिया हुआ था। ठीक है, अब ये देखो अपना ये कौन सा इंडस्ट्रीज था, वो पॉल इंडस्ट्रीज वाला पॉइंट तो क्लियर था, उसमें कोई दम नहीं था, बट ये वाला जो पॉइंट है ना इसको जरा ध्यान से समझो एक बार। 43 भी यहाँ पे भी लगेगा क्योंकि स्मॉल इंडस्ट्री है। ठीक है, कोई अग्रीमेंट नहीं था तो विद इन 15 डेज पेमेंट हो जाना चाहिए था। ठीक है, तुमने 31 मार्च को माल खरीदा और 5 अप्रैल को तुमने पेमेंट कर दिया, बराबर है सर। तो इसका तो मतलब सही करा ना सर हमने तो ना जो ये पेमेंट है 15 दिन के अंदर करा, तो हमको तो ये खर्चा अलाउड होना चाहिए। बट आप सोच रहे होगे गलती से भी अगर ये कि क्योंकि ये 1,34,000 का पेमेंट कैश में किया है, 10,000 रुपये से ज़्यादा का खर्चा कैश में अलाउड नहीं होता, तो आप गलत हो सर। हम अक्रूवल बेसिस पे 24-25 में ये खर्चा तो अलाउ कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होने वाली है, ये खर्चा हमको अलाउड होगा। देयरफॉर नो ट्रीटमेंट। हाउएवर ये जो 1,34,000 आपने जो कैश में पेमेंट किया है ये टैक्सेबल होगा, बट ये टैक्सेबल होगा 25-26 में, ना कि 24-25 में डिसअलाउ। समझे कि नहीं समझे? तो ये बहुत क्रूशियल पॉइंट था। 1,34,000 24-25 में आपको अलाउड हो जाएगा। ठीक है, आप उसका कैश में पेमेंट कर रहे हो अप्रैल 2005 में, माना आपकी बात, बट वो खर्चा आपको फिर इनकम बन के टैक्सेबल होगा 25-26 में। 43B के हिसाब से ड्यू डेट के रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के पहले अगर आप कोई भी पेमेंट करते हो ना तो वो खर्चा आपको अलाउड हो जाता है। ठीक है सर, समझे कि नहीं समझे? क्लियर है क्या बॉस? चलो, ये एक बहुत खास पॉइंट था इस क्वेश्चन का।
अगला आप आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो मैं आपको एक बार क्रॉस चेक भी करा दूं अगर ये वाले दोनों पॉइंट्स, तो यहाँ पे देखो दिख रहे हैं। सम पेबल फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम पॉल इंडस्ट्रीज 49,000, मैंने आपको बोला था ऐड बैक करना पड़ेगा क्योंकि आप विद इन 15 डेज पेमेंट नहीं कर रहे, ठीक है। दूसरा जो सम पेबल था फॉर द परचेज ऑफ रॉ मटेरियल फ्रॉम काल इंडस्ट्रीज, ये भी अलाउेबल होगा क्योंकि आप पेमेंट विद इन 15 डेज कर रहे हो। However, since the payment is made in cash on 5th of April, तो 1/34 for the purchase of raw material would be deemed income 25-26 में, ना कि 24-25 में। तो this was again a very important point. Let's move on to the next question, क्वेश्चन नंबर 16 के important points में straight away point number 3 पे आओ आप। यहाँ क्या दिया है? A sum of 4,000 per month was paid as salary to the staff throughout the year and this has not been recorded in the books of accounts. अब इसके दो तरीके हैं, या तो आप इसको इस बार अपना ऐसा समझ के बताओ कि भैया हमने इसका सेटिस्फैक्ट्री एक्सप्लेनेशन दिया है, हमने असेसिंग ऑफिसर को सेटिस्फाई कर दिया है, तो हम ये 48,000 रुपीज़ के खर्चे को बुक कर रहे हैं, बराबर है। या फिर आप इसको सर जो इंस्टीट्यूट ने एक्चुअल में किया वो भी कर सकते हो, ठीक है। जो मैंने अभी बोला ना वो इंस्टीट्यूट ने मतलब ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन में दिया है, बट आप इसका इंस्टीट्यूट ने जो ट्रीटमेंट किया है ना, आपको इसको अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानना है, ठीक है। इस अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर को मानते हुए अनडिस्क्लोज्ड इनकम मानना है, जहाँ पे सर आपको 60% से टैक्स एंड 25% से सरचार्ज लगाना है, ठीक है। ये एक स्पेशल पॉइंट था, ये वापस अगर कभी रिपीट हुआ तो आप ध्यान रखना इस पॉइंट का। पॉइंट नंबर 7 पे आओ। पॉइंट नंबर 7 क्या बोल रहा है? हाउसिंग लोन प्रिंसिपल repaid during the year was 50,000 and it relates to the residential property occupied by him. इंटरेस्ट ऑन द हाउसिंग लोन 2,60,000 का है। हाउसिंग लोन वॉज टेकन फ्रॉम कैनरा बैंक, ठीक है। वैल्यू ऑफ द हाउस प्रॉपर्टी 45 लाख, लोन वैल्यू 25 लाख, सैंक्शन डेट 31 मार्च 2017। ये पता है क्या हो रहा है? ये आपको खुशबू आ रही होगी यहाँ पे सर 80 ई की हाँ 16-17 के साल में अगर आप कोई लोन लेते हो, ठीक है, तो क्या होता है देखो, पहले तो ये जो 50,000 रुपये का हाउसिंग लोन रीपेमेंट है ना, इसका तो आपको 80C में मिल जाएगा, ठीक है सर। इसका डिडक्शन तो आपको 80C में मिल जाएगा, बट ये जो 2,60,000 है इसका क्या करेंगे? देखो सर, इसका अपन पता है क्या करेंगे सर। सबसे पहले तो 24B में आप ले लो 50,000 रुपये, कितना 24B में आपको कितना मिलेगा? सेल्फ ऑक्यूपाइड है क्या? नहीं, 24B में 2 लाख मिल जाएगा, ठीक है। हाउसिंग लोन रिपेड रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, लोन बाद में लिया है 2 लाख रुपए का मिल जाएगा, लिमिट बढ़ जाएगी, ठीक है। सेल्फ ऑक्यूपाइड है क्या? हाउस प्रॉपर्टी कहीं ऊपर देखो दिया है क्या उसने? हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ नहीं, कुछ भी नहीं दिया। सेल्फ ऑक्यूपाइड है क्योंकि कहीं से भी रेंटल इनकम नहीं दी है, तो अपना जो लिमिट है ना वो 2 लाख तक क्रॉस हो जाएगा, 2 लाख तक हो जाएगा, 30,000 से ऊपर बढ़ के 2 लाख हो जाएगा क्योंकि अपन सारी कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन जो मेरा बचा हुआ है ना अमाउंट 60,000 का, उसको मैं 80 में डिडक्शन क्लेम कर सकता हूँ, लेकिन मैक्सिमम 50,000। वहाँ पे पॉइंट क्या बोलता है? वहाँ पे आपके जो पॉइंट्स है 80 में, ठीक है, कि एक तो आपका लोन अमाउंट 35 लाख के अंदर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 45 लाख तक की होनी चाहिए, ये पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। सैंक्शन आपको जो भी लोन हुआ है वो 16-17 के साल में होना चाहिए। अगर ये कंडीशंस फुलफिल होती है तो आपको डिडक्शन 80 में मिलता है। और ये देखो 80 में आपने डिडक्शन ले लिया, 260 में से 2 लाख रुपए 24B में, और 60,000 को रिस्ट्रिक्ट कर दिया आपने 50,000 का 80 में, ठीक है सर, 80 में, ठीक है। ये एक स्पेशल पॉइंट था। चलो अब आ जाओ आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पे, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 17 में क्या खास है देखो सर सबसे पहले यहाँ पे जो है डेप्रीसिएशन है ना, ये एक खास पॉइंट है। जनरली अपन P&L के डेप्रीसिएशन को ऐड बैक करते हैं और फिर नीचे डेप्रीसिएशन का अमाउंट दिखते ही अपन उसको माइनस करते हैं, है ना। यहाँ पे आपको इस खर्चे को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों सर? ये आपको पता चलेगा नीचे की इन्फॉर्मेशन पढ़ने के बाद, ठीक है। नीचे जब आप इन्फॉर्मेशन पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा भाई कहीं डेप्रीसिएशन तो दिया ही नहीं था, ठीक है। मतलब इसका ये है कि ऊपर का जो अमाउंट है डेप्रीसिएशन का वो एज पर द इनकम टैक्स रूल्स ही था, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? बराबर है। इसके अलावा अगर मैं आपको और बताऊं तो यहाँ पे एक पॉइंट और है, ये देखो, डेप्रीसिएशन इंक्लूड्स 1200 का डेप्रीसिएशन ऑन द ट्रेडमार्क्स रॉन्गली चार्ज्ड एट 15%, है ना। मतलब आपने ट्रेडमार्क पे डेप्रीसिएशन जहाँ पे 25% की रेट से मिलता है,
आप पागल आदमी 15% की रेट पे ही चार्ज करके बैठे हो, मतलब तुमको खर्चा और मिलना चाहिए, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे तुम्हारा अमाउंट माइनस कितना होगा, देखो 1200 रुपये जो है वो है @15%। इसको आप कन्वर्ट करो 25% में, ये टोटल अमाउंट आएगा, है ना। बट इस पे आप ऑलरेडी 1200 रुपये का डिडक्शन तो ले चुके हो, तो ये अमाउंट और माइनस कर लो, जो नेट अमाउंट आएगा वो शायद 800 रुपये का होगा, ठीक है, रफली इतना ही कुछ होगा, वो अमाउंट आपको माइनस करने मिलेगा। देखो आओ एक बार डेप्रिसिएशन में देखते हैं, ये रहा देखो 1200 पे 15% करेंगे, उसका मल्टीप्लाई 25% करेंगे, इतना मिलना चाहिए था, तुमने ऑलरेडी इतना ले रखे हो, तो 800 रुपये का और मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें कुछ खास नहीं था, बाकी सारे पॉइंट इसमें कवर्ड है। आओ अगले पॉइंट पे, अगला क्वेश्चन नंबर 18। बस अब 15 मिनट में अपन रैपअप करने वाले हैं इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ग्रॉस रिसीट्स फ्रॉम द प्रोफेशन पिछले साल में 75 लाख के थे, नो TDS वॉज डिडक्टेड फ्रॉम एनी ऑफ द रिसीट्स, ठीक है। समझे कि नहीं समझे, आपने जो ग्रॉस रिसीट्स है, ठीक है, वो पिछले साल में जो है आपके लास्ट ईयर का 75 लाख का था, इस साल का 60,60,000 का है, पिछले साल में आपका जो ग्रॉस रिसीट्स है वो कितने का था, आपका टर्नओवर 75 लाख रुपीज़ का था, ठीक है सर। आगे देखो, आगे क्या दिया है, आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट में पहले आओ, एम्प्लॉयज रेम्यूनरेशन इंक्लूड्स 3 लाख पेड टू हिज वाइफ मिसेस बीना हु इज़ वर्किंग एज अ मैनेजर इन द ऑफिस। अच्छा जी, she does not have any technical professional qualification or experience required for the job, बहुत बढ़िया। the payment of the salary was as per the market rates in comparison to the similar work profile। पहली बात तो ये, आपने अपनी वाइफ को पेमेंट किया है, वो आपकी रिलेटेड पार्टी है एज पर 48(2), ठीक है, और वहाँ पे मार्केट रेट्स के हिसाब से किया है, तो कोई भी खर्चा आपका गलत नहीं है, डिसअलाउ करने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सर 48(2) नहीं लगेगा, ठीक है, 48(2) के हिसाब से नो ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। हाउएवर सर यहाँ पे इनकम जो है वो क्लब ज़रूर होगी, क्लबिंग ऑफ 3 lakhs अंडर द हेड सैलरी, ठीक है, ये आपके हाथ में क्लब होगा पैसा। देखो मैं आपको दिखाता हूँ सोल्यूशन में, 3 लाख जो है ना, आपके वाइफ के पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन ही नहीं थी, उसको किस बात का दे रहे हो, आप पगले आदमी हो क्या, ठीक है। ये 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन लेके 2.5 लाख आपके हाथ में क्लब होगा, ठीक है। और अगर आप पीजीबीपी में आओगे तो रेम्यूनरेशन पेड टू हिज वाइफ एज पर 40(2), रेम्यूनरेशन पेड टू बीना इज अलाउड सिंस इट इज एज पर द मार्केट रेट्स, ठीक है। सो दिस वाज वन ऑफ द स्पेशल पॉइंट्स ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद में नीचे आओ, ये देखो अगला ही सेकेंड पॉइंट, बसिन जो है ही ओन्स अ बिग हाउस विथ 2 इंडिपेंडेंट यूनिट्स, राइट है सर। यूनिट 1 50% फ्लोर एरिया हैज़ बीन लेट आउट फॉर द residential purposes at a monthly rent of 20,000. Unit 2 with a balance 50% floor area is used for residence cum office. Residence cum office का मतलब SOP and business purpose 25%, क्योंकि 50% का प्रॉपर्टी तो आप लेट आउट करके बैठे हो, तो बचा हुआ जो 50% है उसमें से आधा आधा होगा रेसिडेंशियल पर्पस के लिए SOP, और बचा हुआ बिजनेस पर्पस के लिए 25%, ठीक है सर। तो अकॉर्डिंगली ये जो चीज़ है, इसको मैं थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, ये जो आपका तीनों चीज़ है, इससे आपका जो एक्सपेक्टेड रेंट आएगा ना, वो लेट आउट के लिए आपको 50% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। कितना आएगा, हायर 420 और 4 लाख मल्टीप्लाई 50%, दैट विल गिव यू 2 lakhs का एक्सपेक्टेड रेंट, ठीक है। ये खास पॉइंट था यहाँ पे, और कुछ खास पॉइंट नहीं था, ये इसका बस एक अपोर्शनमेंट आपको समझाने का मेरा मतलब था। अब आओ आप चौथे पॉइंट पे, इंटरेस्ट एक्सपेंसेस रिप्रेजेंट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड फ्रॉम अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस, ठीक है। इंटरेस्ट एक्सपेंस जो है इट रिप्रेजेंट्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड, ठीक है, फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस। कंस्ट्रक्शन वॉज कंप्लीटेड इन 10/11, नीदर द लोन नॉर द इंटरेस्ट वॉज पेड टिल द ड्यू डेट ऑफ द रिटर्न फाइलिंग ऑफ इनकम, ठीक है, ना तो ब्याज भरे हो, राइट, ना ही आपने उसका कोई रिपेमेंट किया है। और ये जो ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंसेस दिया है 80,000 रुपये का दिया हुआ है, ठीक है सर, 80,000 रुपये का इंटरेस्ट एक्सपेंस दिया हुआ है। और कुछ बोल रहा है क्या यहाँ पे नीचे कहीं, तो नहीं सर कुछ भी नहीं बोल रहा, ठीक है। आपने ये जो घर लिया था ना, उसके कंस्ट्रक्शन के लिए आपने खर्चा किया है। अब यहाँ पे सर मैं आपको एक बात बताऊँ क्या,
टोटल जो 80,000 का खर्चा है उसमें से 25% का जो पैसा है ना वो आपके बिजनेस से रिलेटेड है, इंटरेस्ट ऑन लोन। अब वो खर्चा 43B में आपको पेड बेसिस पे अलाउड होता है, तो वो तो यहाँ अलाउड नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें आपको 25% ही होगा ना, यानी कि 20,000 रुपीज़ एड बैक करने हैं बिकॉज ऑफ 43B, पेड नहीं है इसलिए बिजनेस पर्पस का खर्चा, राइट। जो बचा हुआ आपका खर्चा है वो आपको यानी कि 60,000 रुपये डिसअलाउ करने हैं। 80,000 का खर्चा है, उसमें से 60,000 डिसअलाउ करने हैं क्योंकि ये आपका पर्सनल पर्पस का है या बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं है, नॉट अ बिजनेस एक्सपेंस, इसलिए आपको ये डिसअलाउ करना है, ठीक है। तो डिसअलाउ करने के भी क्या रीज़न है ये प्रॉपर आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है सर। इसके बाद और इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ है क्या? देखो एक बार सोल्यूशन में, ये सैलरी वाला पॉइंट मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। ये वाला देखो 80,000 में से 50% का जो खर्चा है ये आपका LOP में जाएगा 40,000, और बचा हुआ जो 25% का खर्चा है ये SOP में जाएगा, ठीक है। ये देखो हाफ 20,000 रुपये ये SOP में जाएगा। और यहाँ पे PGBP में आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 60,000 ऐड बैक करना है क्योंकि बिजनेस खर्चा नहीं है, और ये 25% जो है इसका 20,000 ये ऐड बैक करना है क्योंकि 43B के हिसाब से आप ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग के पहले इसका पेमेंट नहीं कर रहे हो, राइट है सर। उसके बाद आप इसमें आओ पॉइंट नंबर 4 पे। 4 है कि 6 है? 4 है, 4 है, ये 4 हो गया ना, 4 हो गया। आप 6 पे आओ। 6 क्या बोल रहा है? द एक्सपेंस ऑन द इंश्योरेंस प्रीमियम 72,000 represents lump sum health insurance premium paid by Mr. Bhasin for 3 years effective from 1st जुलाई 2024 to 30th जून 2027, ठीक है। अब यहाँ पे पता है क्या होता है, जितने भी फाइनेंशियल ईयर का ये मतलब जितने भी फाइनेंशियल ईयर जिस भी पीरियड के लिए आपने लमसम पेमेंट करा है उसमें कितने फाइनेंशियल ईयर क्रॉस हो रहे हैं। देखो सर जुलाई 24 को किया है तो 24-25, 25-26, 26-27 और 27-28 भी आएगा। 4 साल आएंगे यहाँ पे सर। कितने साल आएंगे? 4 साल आएंगे, राइट है सर। तो 72,000 का जो आपको अमाउंट का डिडक्शन है वो 18,000 रुपये का डिडक्शन मिलेगा आपको। कहाँ पे मिलेगा? ये मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम है ना, ठीक है। तो ये 80D में मिलेगा 18,000 रुपये। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये हो गया, और इसमें कुछ नहीं है खास, बाकी अपन ने सब चीज़ें कवर कर रखी है, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19 पे। 3 क्वेश्चन बचे हैं बस, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बचे हैं, फिर वील रैप अप, ठीक है। देखो सर ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये थोड़ा एक क्वेश्चन था जहाँ पे आपको रिसीट पेमेंट वाला दिया हुआ था। पर्सनल मेडिकल एक्सपेंसेस, भाई पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस क्या है? ठीक है, ये नॉट अलाउड होगा, पर्सनल खर्चा है। ये वाला देखो, ऑनोरेरियम फॉर द पेंटिंग सर्विसेज इन जय हिंद आर्ट स्कूल। अब ये खर्चा नेट लिखा है, ये आपका कहाँ जाना चाहिए सर? ये आपका IFOS में जाना चाहिए और ग्रॉसअप होने के बाद जाना चाहिए। और ग्रॉसअप कैसे करोगे सर? 194J को आप सेक्शन पकड़ो, ठीक है, क्योंकि भाई कहीं और तो दिख नहीं रहा हो, प्रोफेशन के हिसाब से आपको ऑनरेरियम मिल रहा है, तो वहाँ पे सर आपको 10% की रेट से आपका TDS कट हुआ होगा, ठीक है। देयरफॉर इसको डिवाइड बाय 90% करके 25,000 के अमाउंट को आप अपने IFOS में इनकम दिखाओगे। इसके अलावा मैं आपको अगर और इसमें कुछ खास पॉइंट बताऊँ तो कौन सा पॉइंट होना चाहिए? और कुछ खास है क्या यहाँ पे? लेट मी सी। नीचे तो 2 पॉइंट है ही, बट मुझे आपको ना एक यहाँ पे TDS के एंगल से एक पॉइंट समझाना था। डिविडेंड देखो, एक तो ये डिविडेंड वाला पॉइंट है, यहाँ पे डिविडेंड फ्रॉम द शेयर्स नेट बोला है। नेट बोला है मतलब 194 में इसका 10% की रेट से TDS कट हुआ है, ठीक है। तो ये आपका जाएगा तो IFOS में, जहाँ पे आप इसको ग्रॉसअप करोगे @ 90%। परफेक्ट है सर। 21,000 रुपये का अमाउंट आएगा, 2,100 का आपका TDS दिखेगा, ठीक है। इसके अलावा एक और एक पॉइंट आने वाला है, वो पता है क्या कौन सा पॉइंट है? एक और एक जगह पे TDS दिखेगा आपको, ये वाला पॉइंट है। ये देखो, फीस रिसीव्ड बोला है, रिसीव्ड बोला है मतलब TDS कट के आया होगा पैसा, बराबर है सर। तो ये वाला जो अमाउंट आएगा ना, इसको भी आपको PGBP में बिजनेस इनकम दिखाओगे, बट इसको आपको ग्रॉसअप करना पड़ेगा @ 90%। अगेन इसको भी आपको 90% से ग्रॉसअप करके चलना पड़ेगा, ठीक है। बिजनेस इनकम दिखाओगे और इसको 90% से ग्रॉसअप करके दिखाओगे। परफेक्ट है सर। फीस रिसीव्ड वाला जो पोर्शन था, नहीं ये वाला मैं गलत जगह ले लिया, सॉरी गलत जगह ले लिया। ये ऊपर में आएगा, ऊपर नेट दिया हुआ है ना, यहाँ पे नहीं आएगा, ऊपर में आएगा, इधर ये वाले में। सॉरी, फीस रिसीव्ड फ्रॉम द हॉस्पिटल्स नेट, इसमें आपको करना पड़ेगा सेम चीज़,
कि भैया जो हमको पैसा मिला है ना, ये इसका अपने को प्रोफेशनल सर्विसेज के हिसाब से अपना TDS कट हुआ होगा 10% की रेट से, कहाँ पे 194J में। तो ये अपने को ग्रॉस अप करके दिखाना पड़ेगा। तो अपने को टैक्स पेबल निकालना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग अपने को टैक्स पेबल निकालना है, हाँ। तो टैक्स पेबल निकालने के लिए अपने 3 सेक्शन के TDS यहाँ पे इंपॉर्टेंट आएंगे, वो अमाउंट अपने को आखिरी में माइनस करके चलना पड़ेगा। और कुछ इंपॉर्टेंट है क्या इस क्वेश्चन में? और कुछ खास नहीं है यहाँ पे, नहीं और कुछ खास नहीं है। आप आओ यहाँ पे पॉइंट नंबर अदर इन्फॉर्मेशन में, नीचे में आओ। कहाँ पे सर आओगे आप? F और G में आओगे, ठीक है। ये देखो फिक्स्ड एसेट्स जो वैल्यू है 1 अप्रैल 2024 को आपको नर्सिंग होम इक्विपमेंट दिए 220 के, मेडिकल बुक्स इंक्लूडिंग एनुअल पब्लिकेशंस 10, मतलब 10,000 जो अमाउंट है वो 35,000 में इंक्लूडेड है, और लैपटॉप दिया है 40,000 की रेट से। नीचे बोला आपने टेलीविजन परचेज करा है नर्सिंग होम पर्पस के लिए 21 सितंबर को, और उस दिन पुट टू यूज़ कर दिया, बराबर है सर। 21 सितंबर को आपने पुट टू यूज़ कर दिया है, मतलब आपने मोर देन नहीं, पुट टू यूज़ किया 3 अक्टूबर को, अच्छा पुट टू यूज़ किया आपने 3 अक्टूबर को, मतलब यहाँ से आपका 180 डेज जाएगा, तो आपको डेप्रिसिएशन फुल रेट पे मिलेगा, दैट इज 40%। यहाँ पे 40%, ये 35,000 पे 40%, लैपटॉप पे 40%। और मैं तो आपको एक खास बात बता रहा हूँ कि इस पे भी आपको, क्योंकि ये आपका मेडिकल इक्विपमेंट है, ठीक है, इस पे भी आपको प्लांट इक्विपमेंट समझते हुए 40% की रेट से डिप्रिसिएशन लेना है। इंस्टीट्यूट ने भी सजेस्टेड में ये चीज़ दी है। इस क्वेश्चन में बस इतने ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आगे आओ क्वेश्चन नंबर 20 में। क्वेश्चन नंबर 20 में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड अच्छा पॉइंट एक है, ठीक है, और 1-2 पॉइंट खास है। एक तो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है, और बस हाँ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखो, ये वाला पॉइंट ध्यान से पढ़ना। डेप्रिसिएशन हैज़ नॉट बीन डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। डेबिट नहीं किया, अपने को डेबिट करना है, ठीक है। डिटेल्स ऑफ द प्लांट एंड मशीनरी एम्प्लॉयड इन द बिजनेस आर गिवन एज फॉलोज। क्या डिटेल दिया है? ओपनिंग WDV दिया है मशीनरी का यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग पर्पज 4,75,000। न्यू मशीनरी परचेज ड्यूरिंग द ईयर, पेमेंट मेड बाय एन अकाउंट पे चेक 7,25,000। सोल्ड वन ऑफ द ओल्ड मशीन्स 75,000। मतलब सर आप क्या करोगे? ओपनिंग WDV, उसमें से एडिशंस आप ऐड करते हो और डिलीशंस आप माइनस करते हो, बराबर बोल रहा हूँ मैं। तो ये अमाउंट आपका ऐड होगा, ये अमाउंट आपका ऐड होगा, ये अमाउंट आपका माइनस होगा, राइट। अब शी डज नॉट हैव एनी अदर फिक्स्ड एसेट्स एम्प्लॉयड इन द बिजनेस। परफेक्ट है सर, मतलब यही एक ब्लॉक है। नीचे वाला पॉइंट पढ़ो, कनेक्टेड है। रिसीव्ड सब्सिडी ऑफ 20% ऑन द न्यू मशीन परचेज्ड ऑन 3 जुलाई 2025 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर अंडर द टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड स्कीम फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। तुमने एक नया जो मशीन खरीदा था, ठीक है, न्यू मशीन जो परचेज करी थी, उसके लिए तुमको 20% की सब्सिडी मिली थी सरकार से। मतलब इसका ये है कि 7,25,000 का जो अमाउंट था उसका 20% तो सब्सिडी अमाउंट है, विच इज़ नथिंग बट 1,52,500 आ रहा है क्या? नहीं, कितना आएगा? 1,45,000। ये 1,45,000 का अमाउंट ही माइनस होगा। सर याद करो, डेप्रीसिएशन निकालते वक्त मैंने आपको बोला था, जब आप कॉस्ट ऑफ द एसेट फॉर डेप्रीसिएशन निकालोगे उसमें सब्सिडी का अमाउंट माइनस होता है, तो 1,45 का अमाउंट भी आपका माइनस होगा। तो अकॉर्डिंगली सर आपकी जो WDV अवेलेबल फॉर डेप्रीसिएशन आएगा ना, दैट विल बी ऑफ 9,80,000, जिस पे आपको नॉर्मल डेप्रीसिएशन मिलेगा एट द रेट 15% ऑफ 9,80,000। अलॉन्ग विद दैट, क्योंकि न्यू प्लांट एंड मशीनरी ली गई है, तो एडिशनल डेप्रीसिएशन जो मिलेगा 20% की रेट से, ठीक है, वो किसका मिलेगा? सर न्यू प्लांट एंड मशीनरी तो 7,25 की थी, लेकिन उसमें से सब्सिडी का कॉस्ट माइनस होगा 1,45 का, और अकॉर्डिंगली 5,80,000 पे ही है आपको एडिशनल डेप्रीसिएशन 20% की रेट से मिलेगा। तो यहाँ पे ये डेप्रीसिएशन का पॉइंट बहुत खास था। इसके अलावा इन्होंने क्या बोला है कि शी पेड द जॉब चार्जेस फॉर द वैल्यू एडिशन ऑफ द फैब्रिक्स 90,000 विदाउट डिडक्शन ऑफ टैक्स टू द जॉब वर्कर्स बाय एन अकाउंट पे चेक। और ऊपर ये पॉइंट पढ़ो, ये जो नेट प्रॉफिट है ना 5,61,000 का, शी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन, दोज वर नॉट कंसिडर्ड वाइल मेकिंग द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मतलब ये नीचे के जो खर्चे हैं ना, ये आपने P&L में डेबिट क्रेडिट खर्चे और इनकम को करा नहीं था, तो खर्चों को डेबिट करना है अगर वो अलाउड होते हैं तो। अब यहाँ पे आप जो जॉब वर्कर पे कर रहे हो 90,000 का अमाउंट, उस पर आपको TDS काटना चाहिए था सेक्शन 194C में। आपने TDS नहीं काटा, तो TDS अगर नहीं काटा तो भाई साहब अब आपको 30% का खर्चा डिसअलाउ होगा, है ना। तो बेसिकली 70% अलाउ होगा। तो आप यहाँ पे जो खर्चा माइनस करोगे ना,
वो एक सेकेंड, पेंसिल क्यों नहीं चल रही अभी। 70% ही आप करोगे, मतलब जो आउट ऑफ 90,000 का आप सोच रहे थे पूरा खर्चा मिलेगा, उसका 70% के हिसाब से 63,000 का ही खर्चा आपको मिलेगा। 90,000 का 70%, 63,000 अलाउड होगा एज एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस। ठीक है सर। चलो, और कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या इस क्वेश्चन में? नहीं, और कुछ खास नहीं है। आ जाओ लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में कोई खास बात है? नहीं सर, लास्ट क्वेश्चन में कोई भी खास बात नहीं है। अगर कुछ यूनिक पॉइंट होता तो मैंने मार्क करा होता, मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया है। इसी के साथ 100 मिनट के अंदर जो है मैंने आपको 40 बहुत सुपर इंपॉर्टेंट जो है एडजस्टमेंट्स कवर करवाए हैं, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे लास्ट रिविजन में। और टोटल इनकम के जो, अब क्या होता है ना, हर अटेम्प्ट में इंस्टीट्यूट आपको जो 15 मार्क का टोटल इनकम का क्वेश्चन देता है, उसमें एक दो ऐसे पॉइंट होते हैं जो थोड़े ट्रिकी लगते हैं, राइट। इस बार भी होगा, हमेशा होता है, इस बार भी होगा। आपने अगर अच्छा कॉन्सेप्चुअल कवरेज करा है तो आपको वो पॉइंट रियलाइज नहीं होगा, बट यूजुअली क्या होता है, अगर आपकी कवरेज थोड़ी बहुत 19-20 होती है ना, तो टोटल इनकम के क्वेश्चन में एक दो पॉइंट ऐसे होते हैं जो आपका थोड़ा सर खाते हैं। हर अटेम्प्ट के हिसाब से, पुराने अटेम्प्ट के हिसाब से जो 8 एडजस्टमेंट्स में आपको करवाए ना, ये पुराने अटेम्प्ट के वो स्पेशल पॉइंट्स थे जो रिस्पेक्टिव अटेम्प्ट में लोगों का सर खाए होंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स थे। आप ये चीज़ अज्यूम करके चलो कि आपके अटेम्प्ट में भी एक दो खास पॉइंट आ सकते हैं, उससे ज़्यादा खास पॉइंट नहीं आएंगे। ठीक है, अब वो एक दो खास पॉइंट पे इतना मेहनत क्यों करवा रहा हूँ, क्योंकि देखो अगर वहाँ गलती करोगे तो आपकी टोटल इनकम गलत आएगी, और अगर टैक्स लाइबिलिटी का सवाल आता है क्वेश्चन में, तो फिर टोटल इनकम के बाद टोटल इनकम गलत आई तो टैक्स लाइबिलिटी भी गलत आएगी। माना 16-15 मार्क के क्वेश्चन में आपके स्टेप मार्किंग होते हैं, बट अगर ऊपर ही कहीं गड़बड़ कर दोगे तो नीचे के भी स्टेप्स के मार्क्स आपके कटेंगे। ठीक है, बावजूद इसके कि आप सब चीज़ सही लगा रहे हो, सरचार्ज भी लगा रहे हो, मार्जिनल रिलीफ के केस में वो भी लगा रहे हो, ठीक है, बट अगर ऐसा कोई यूनिक एडजस्टमेंट आपने गड़बड़ कर दिया ना, तो बहुत भारी पड़ेगा आपको। ठीक है, जहाँ एक आध मार्क कटने के चक्कर में आपके 3-4 मार्क भी कट पाएंगे। तो इसीलिए मैंने आज आपको ये कुछ खास 40 एडजस्टमेंट्स फिल्टर करे थे पिछले 20, मतलब आरटीपी के 10 अटेम्प्ट और पिछले 10 अटेम्प्ट के पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स में से मैंने 40 ऐसे खास एडजस्टमेंट्स फिल्टर करे थे, जो मुझे ऐसा लगता है आप लोगों का थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकते हैं टोटल इनकम के क्वेश्चन में। ठीक है, चलो इसी के साथ, और ऑल्सो यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट्स ऐसे होंगे जो आपको पढ़ने के बाद ऐसा रियलाइज हुआ होगा कि भाई हाँ ये तो हमने कॉन्सेप्ट्स में पढ़े थे, बट होता क्या है, वो उतने रेपिटेटिवली इंस्टीट्यूट आपको कभी भी टोटल इनकम में नहीं पूछता, इसीलिए वो थोड़े से नए या थोड़े से यूनिक लगते हैं। और खास करके एग्जाम के माहौल में, एग्जाम के एटमॉस्फेयर में अपना दिमाग उतना अच्छे से काम नहीं कर पाएगा, आप प्रेशर में आ जाओगे। ठीक है, तो प्लीज़ डू कंसिडर कि भैया ये डू कंसिडर माई एडवाइस कि ये जो हमको वीडियो है अच्छे से देखना है, और उसके बाद ये जो एडजस्टमेंट्स हैं जिसको हमको मार्क करके रखने हैं, और पेपर के एक दिन पहले हमको बिल्कुल देख के जाना है। ठीक है गाइज, सो ऑल द वेरी बेस्ट। मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए थी, तो मेरी तरफ से छोटी सी एक हेल्प है आप सबको। अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन। चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट। मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्दी एक और एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, धूम मचाओ, और टैक्स का बिल्कुल टेंशन मत लेना, बिकॉज मैं हूं ना। बाय।